रहीम पाकिस्तान टेक्स चैनल के आज के प्रोग्राम में आप सबको खुश आमदेद। आज के सेशन का बाकायदा आगाज़ हम तलावत कुरान पाक से करते हैं। हामिद डियाल एडवोकेट से गुजारिश करूँगा आएँ तलावत कुरान पाक से सेशन का बाकायदा आगाज़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाहु खैर। सेशन को आगे बढ़ाने से कबल तमाम हाज़रीन से गुजारिश है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक ज़रूर पढ़ लें। जैसा कि आपके इल्म है कि पिछले 8 या 9 सेशन हमारे इनकम टैक्स रिटर्न के हवाले से हो चुके हैं। तो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ हर जो कॉलम है उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि आपके सामने बेहतर से बेहतर अंदाज में पेश करें। सर मंशा सुखेरा साहब की एक प्रॉपर गाइडलाइन हर सेक्शन हर एंट्री के हवाले से हम वो हासिल कर रहे हैं। उसी से तसलसल को आगे बढ़ाते हुए आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है इसके अंदर एडजस्टेबल टैक्स, मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स का क्या तस्वर है, कौन से सेक्शन एडजस्टेबल हैं, कौन से मिनिमम हैं, कौन से फ़ाइनल है, इनकी कंपटीशंस किस तरह हैं और इसी से जुड़े जो दीगर नोयत के सवालात हैं इन सब के लिए रहनुमाई हासिल करने के लिए मैं गुजारिश करूँगा सर मंशा सुखेरा साहब से तशरीफ़ लाएँ और हमें इस पर तफसीली रहनुमाई करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल मेंबर ऑफ पाकिस्तान टैक्स चैनल, अस्सलाम वालेकुम। आज का बेसिकली हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है आफ्टर द टैक्स क्रेडिट्स वो है पेमेंट ऑफ टैक्स। कि पेमेंट ऑफ टैक्स जो है वो उसकी कहाँ हमने एक उसमें फर्स्ट कैटेगरी जो है ऐसे हम समझ लें कि प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न टैक्स हैं, कुछ ऑन फाइलिंग ऑफ रिटर्न है और कुछ पोस्ट फाइलिंग ऑफ रिटर्न है। प्री फाइलिंग में यूजुअली एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स है, जो कि एडवांस टैक्स है। ये प्रोविजनल टैक्स होते हैं जो कि ऑपरेट ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द ईयर। जब आपका साल चल रहा है वो ड्यूरिंग दैट ईयर आप जो पे करते हैं और एडजस्टेबल और आपके मिनिमम या फाइनल या सेपरेट डाक वो सेपरेट हम देखेंगे। इट मीन एडवांस टैक्स है विच ऑपरेट ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द ईयर। फिर जब ड्यूरिंग द साल एंड होता है तो उसके बाद फिर रिटर्न फाइल करनी है तो उसको हम कहते हैं ड्यू टैक्स। देन एडवांस टैक्स कन्वर्ट इनटू ड्यू टैक्स। फिर ड्यू टैक्स हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमने कंप्यूट किया था। तो कंप्यूट में चार्जेबल आया था कि इतना हमारा टैक्स पेएबल है, उसमें से क्रेडिट हमने लेस कर लिया, अब नेट हमारा पेएबल है, उसमें से मिनिमम ये वो डाल के अब हमने देखना है कि हमने ड्यूरिंग द ईयर जो है एडवांस कितना पे किया है, रिटर्न पे ड्यू क्या बनता है, या पिछला को रिफंडेबल है उसको एडजस्टमेंट क्या है, नेट क्या बनता है वो पे करना है, या एक्सेस पेड है तो रिफंडेबल है, अदरवाइज पे करना है विद द रिटर्न। तो उसमें सबसे पहले जो अब हम एडवांस टैक्स की बात करेंगे तो आज हमारा टॉपिक मोस्टली एडवांस टैक्स पे होगा। तो जो ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द ईयर ऑपरेट होता है तो इसमें 2 पार्ट हैं उसके। एक एडवांस टैक्स है जो हम 147 हमारा सेक्शन डील करता है, जो कि इंस्टॉलमेंट में इंडिविजुअल कंपनी सब्जेक्ट टू एक्सेप्शन या जब वहाँ है तो जो 4 इंस्टॉल में यूजुअली पे किया जाता है। तो 147 वाला एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द ईयर 4 इंस्टॉलमेंट में आप देते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ लास्ट ईयर जो असेस्ड पेमेंट टैक्स है, असेसमेंट है, उस पर जो था उसका 10% बढ़ा के या अदरवाइज मिनिमम की एडजस्टमेंट करके उसको हम 147 को इन डिटेल देखेंगे। पहले हम ओवरव्यू कर लेते हैं। उसके बाद टैक्स विद होल्डिंग या उसको डिडक्शन ऑफ टैक्स या कलेक्शन ऑफ टैक्स कहते हैं, उसके सेक्शन जो है वो हम देखेंगे। वो तकरीबन 11 सेक्शन जो है विद होल्डिंग के या कलेक्शन ऑफ टैक्स के वो है स्टैंडर्ड एरिया के, और जो 16 है वो ट्रांजैक्शनल प्रोविजन में 236 से ऑनवर्ड है। उन सारों को हम देखेंगे और उनमें फिर देखेंगे कि उनमें से कौन सा सेक्शन जो है, एक तो एडवांस वाले तो सारे एडजस्टेबल ही हैं, उसके बाद उनमें से आगे कैटेगरी होगी कि उनमें से हर जो सेक्शंस होगा उसमें हम देखेंगे कि नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन उसमें कौन सी है, कौन से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन है और उसका टैक्सेबल, डिडक्टेबल या कलेक्टेबल इवेंट कब है,
कब आपने या कलेक्टिंग एजेंट ने या डिडक्टिंग एजेंट ने कब उसको कलेक्ट या डिडक्ट करना है। जो यूजुअली डिडक्शंस हैं वो एट द टाइम ऑफ पेमेंट होती हैं। तो कलेक्शन जो होती है यूजुअली जब कोई रेवेन्यू कलेक्ट कर रहा होता है तो साथ ही वो टैक्स भी कलेक्ट करता है। तो इट मीन कलेक्टिंग एजेंट वो होता है वो जो आपका रेवेन्यू या अपने कोई टैक्स या ड्यूटी वो कलेक्ट कर रहा हो, उसके साथ दूसरी पार्टी से वो टैक्स पेयर से वो टैक्स भी साथ कलेक्ट करेगा, वो टैक्स पेयर से ही कलेक्ट करेगा। विद होल्डिंग एजेंट जो होता है, विद होल्डिंग जब पेमेंट किसी चीज की कर रहा हो, परचेज की कर रहा हो, सर्विसेज की कर रहा हो या एसेट की कर रहा हो या कोई भी पेमेंट होगी तो उस वक्त एट द टाइम ऑफ पेमेंट उसकी पेमेंट में से कुछ वो होल्ड कर लेगा और गवर्नमेंट को जमा करा देगा। डिडक्शन और कलेक्शन में डिफरेंस समझ लें। यूजुअली कलेक्शन जो है वो रेवेन्यू या जो आपसे कलेक्ट कर रहा है कोई अथॉरिटी, तो उसके साथ वो टैक्स की जो अमाउंट है एज ए एजेंट ऑफ वो एफबीआर या एज एजेंट ऑफ कमिश्नर वो अपना रेवेन्यू या टैक्सेस कलेक्ट करते वक्त वो टैक्स भी कलेक्ट कर लेगा उस टैक्स पेयर से, और टैक्स पेयर उसको एडजस्ट सब्सिक्वेंटली करेगा या फाइनल या मिनिमम, और अकॉर्डिंगली वो डिपॉजिट करा देगा। तो डिडक्टिंग वाला ये उस वक्त वो जो डिडक्टिंग एजेंट है वो पेमेंट कर रहा होगा, कलेक्टिंग एजेंट कलेक्ट कर रहा होगा, डिडक्टिंग वाला आप पेमेंट कर रहा होगा। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट जिसको पेमेंट कर रहा है उसकी ही पेमेंट है, एंगेज परचेज है, सर्विसेज है, कोई चीज है, उसमें से कुछ पोर्शन वो उसी का डिडक्ट करके जमा करा देगा और रिमेनिंग पेमेंट उसको कर देगा। तो कलेक्शन वाला जो है वो आपकी अपनी अमाउंट कलेक्ट कर रहा होगा, रेवेन्यू या आपका टैक्स या ड्यूटी या कोई चीज, और उसके साथ ही वो अपना आपका ही टैक्स जिससे कलेक्ट कर रहा है अपने ड्यूटी टैक्स कर रहा है तो साथ ये भी कलेक्ट करके जमा करा देगा, जिसको जिसका किया है वो अपना क्लेम कर लेगा। तो इस तरह कलेक्शन वाले है। तो फिर हम देखेंगे इसमें से तो आगे कलेक्शन और डिडक्शन में देखेंगे इसके कुछ स्टैंडर्ड प्रोविजंस हैं जो कि ओरिजिनली है वो 11 प्रोविजन है। 16 प्रोविजन जो ट्रांजिशनल है, जो जब ये ऑर्डिनेंस आया था उसमें ये था कि ये फॉर द टाइम बीइंग है, लेटर ऑन ये मेट कर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक वो मेट नहीं हुए, ऑनवर्ड उसमें एडिशन डिलीशन होती जा रही है। तो 236 से ऑनवर्ड उस ABCD एटसेट्रा है उसको हम देखेंगे। अब हर सेक्शन में जो विद होल्डिंग होगा या कलेक्शन प्रोविजन होगा तो उसमें से सबसे पहले हम देखेंगे कि उस सेक्शन के तहत कौन कौन से नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है। फिर नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बाद हम देखेंगे कि वो सेक्शन का नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन जिसपे टैक्स कटना है वो कलेक्टेड करना है, कलेक्शन एजेंट ने करना है या डिडक्शन एजेंट ने करना है, दूसरी बात ये देखेंगे। फिर तीसरी अमाउंट देखेंगे कि किस अमाउंट पे करना है। को अमाउंट जो है वो कुछ प्रोविजन में किसी पे नॉन एप्लीकेबल है, कुछ में कोई लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट देखेंगे, और कितनी अमाउंट पे करना है, कितनी पे अबाव करना है, और कहाँ कहाँ वो उसकी प्रोविजन अवेलेबल है, उस नेचर ऑफ पेमेंट पे कहाँ है। उसके बाद हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि वो उसका डिडक्टेबल इवेंट क्या है, कब करना है। तो ट्रांजैक्शन जब अक्कर हुआ है उस वक्त करना है या पेमेंट के वक्त करना है या किस वक्त उसकी विद होल्डिंग होनी है, वो हम देखेंगे। फिर हर प्रोविजन में हम देखेंगे कि ये एडजस्टेबल है, ये फाइनल है या मिनिमम है या सेपरेट ब्लॉक है। तो हर प्रोविजन में उसके एक ही प्रोविजन में दो तीनों भी ऑपरेट हो सकते हैं सब्जेक्ट टू कंडीशन। उसमें जैसे 153 है उसमें गुड्स पे भी टैक्सेशन है, सर्विसेज पे भी टैक्सेशन है, उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे भी है, डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट है। ठीक है, तो उसको हम देख लेंगे कि कौन सा इसमें से कौन सा फाइनल है, कौन सा मिनिमम है, कौन सा सेपरेट ब्लॉक है या एडजस्टेबल है। तो हर प्रोविजन इंडिपेंडेंटली हम देखेंगे। फिर उसके बाद एक सिनेरियो आएगा कि एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट। तो अगर आपने ऑलरेडी एडवांस टैक्स ज़्यादा दिया हुआ है या एग्जाम्प्ट है या अदरवाइज है तो आप FBR से या कमीशन के पास पावर्स है वो आपको एग्जाम्पशन सर्टिफिकेट भी दे सकता है। तो फिर जो कलेक्टिंग एजेंट होगा वो उसको आप दे देंगे तो वो फिर आपका जो डिडक्शन डेंस है वो आपका कलेक्ट नहीं करेगा। तो उसके लिए प्रोविजन हम देखेंगे कौन कौन सी हैं। क्लियर जी। उसके बाद फिर नेक्स्ट कलेक्टिंग के बाद फिर इस एग्जाम्पशन के बाद हम दूसरी एग्जाम्पशन जो है कहाँ कहाँ थ्रेशोल्ड की किस किस चीज़ की एग्जाम्पशन है वो देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉन्सिक्वेंस, अगर विद होल्डिंग एजेंट जो है वो कलेक्ट नहीं करता तो उस सिचुएशन में या डिडक्ट नहीं करता तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो कॉन्सिक्वेंसेस में
एक तो ये है कि उससे टैक्स लिया जा सकता है, वो पर्सनली लायबल है, फिर साथ डिफॉल्ट सरचार्ज भी है, फिर पेनल्टी भी है, फिर उसका एक्सपेंस डिसअलाउ भी होता है, तो फिर प्रोसिक्यूशन भी है। तो वो पेनल्टी वाला या डिफॉल्ट सरचार्ज वाला सेक्शन 205 है। 161 205 एक तो विद होल्डिंग से कलेक्ट करना है, एक विद होल्डिंग नहीं है तो टैक्स पेयर से भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो उसकी सिनेरियो हम देखेंगे कब हो सकता है। बाद ऐसी भी सिचुएशन है कि टैक्स पेयर ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया हो, तो फिर उस सिचुएशन में कलेक्टिंग एजेंट जो है या उससे डिफॉल्ट सरचार्ज कलेक्ट किया जा सकता है, ओरिजिनल अमाउंट नहीं कलेक्ट की जा सकती। या विद होल्डिंग एजेंट ने पे कर दिया है तो सब्सिक्वेंटली वो टैक्स पेयर से कलेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता, उसके लिए प्रोसीजर है। तो 161 161 162 जो है वो सेक्शन उसके डील करते हैं, तो उसको हम देखेंगे। फिर इसका क्रेडिट है, क्रेडिट की प्रायोरिटी है 168 169 फाइनल वाला मिनिमम वाला, उसके अकॉर्डिंगली है। तो हम 1 बाय 1 जो है सारे को देखेंगे। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आएंगे विद होल्डिंग के बाद, विद होल्डिंग कलेक्टिंग के बाद हमारा आएगा रिफंड। तो हम रिफंड देखेंगे कि पिछले सालों का अगर हमारी लाइबिलिटी जो है ये एडवांस टैक्स और विद होल्डिंग टोटल जो कलेक्शन हुई पेमेंट की हम ड्यूरिंग द ईयर, इससे पूरी नहीं होती और डिमांड बनती है, तो और जो पिछला रिफंड है वो भी हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए सेक्शन रिफंड लेना कैसे है, एडजस्ट कैसे करना है, वो 171 170 ऑनवर्ड 2 सेक्शन होंगे, तो उसको आप देखेंगे। उसके बाद फिर हमारा टैक्स ड्यू है। अब फिर भी इन चीज़ों से भी आपका नहीं होता, तो आपकी जो टैक्स लाइबिलिटी है वो मोर देन एडवांस टैक्स विद होल्डिंग और फंड है, तो उसको हम कहेंगे ड्यू टैक्स। वो आपने एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न आपने जमा कराना है, तो उसको हम कहेंगे ड्यू टैक्स, और सेक्शन है उसका 137, तो रिटर्न के साथ जो उसको एडमिटेड टैक्स भी कहते हैं। उसके बाद ये तो एडवांस और ड्यू टैक्स हो गया। एडवांस टैक्स हो गया, एडवांस टैक्स इन 4 इंस्टॉलमेंट, कलेक्शन ड्यूरिंग द ईयर, डिडक्शन ड्यूरिंग द ईयर, और फंड की एडजस्टमेंट जो ऑलरेडी अवेलेबल है, ये या पहले आ गया। उसके बाद ड्यू टैक्स एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न, ये है एट द टाइम ऑफ फाइलिंग और प्री फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब पोस्ट फाइलिंग ऑफ रिटर्न में टैक्स की पेमेंट है, फिर वो अमेंडेड असेसमेंट हो जाए तो वो डिमांड निकाल दे, तो 137 का एक आपको नोटिस आता है डिमांड नोटिस, तो वो डिमांड नोटिस जो है आप जमा कराते हैं, उसको डिमांडेड टैक्स करते हैं। डिमांडेड के बाद फिर भी अगर आपने अपील फाइल कर दी है या अदरवाइज आप नहीं पे करते, तो फिर आगे रिकवरी टैक्स आते हैं। उसके लिए आपको 138 का नोटिस दिया जाता है कि आप ये अमाउंट आपके अगेंस्ट है, आप जमा करा दें, नहीं तो आपकी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है अटैच कर दी जाएगी, सेल कर दी जाएगी और रिकवर किया जाएगा। या फिर 140 सेक्शन है जिसमें थ्रू बैंक या जिससे आपने पैसे लेने हों तो उनको भी लेटर लिया जा सकता है कि आप इनसे कलेक्ट करके हमें दें। तो कस्टम अथॉरिटी को भी, फेडरल एक्साइज को भी, जहाँ कहीं भी, या कोई किसी से आप रेंट ले रहे हैं तो उसको भी कहा जा सकता है कि इनको रेंट ना दें, या आपने किसी से पैसे लेने हैं उसको भी कहा जा सकता है कि इसको पैसे ना हमें दें। तो इस तरह बैंकों को भी कहा जा सकता है इनके बैंक अटैच करके पैसे हमें दे दें। तो इसलिए लैंड बाद फिर लैंड रेवेन्यू जो अथॉरिटी जो है एज ए लैंड एरियर को भी, उनको जो कलेक्टर्स होते हैं उनको भी कहा जा सकता है कि इनकी ज़मीन शमीन बेच के टैक्स रिकवरी करके दें। तो वो रिकवरी मेजर्स है। एक समझ लीजिए डिमांडेड टैक्स हो गया, एक रिकवरी टैक्स हो गया, एक ड्यू टैक्स हो गया, एक एडवांस टैक्स हो गया। एडवांस में 4 इंस्टॉलमेंट वाला भी, विद होल्डिंग भी और कलेक्शन की, और एक आपकी रिफंड एडजस्टमेंट होगी। ये वाली पेमेंट के डिफरेंट मोड और डिफरेंट स्टेजेस हैं, इसके अकॉर्डिंगली हमने इसको देखना है। तो सबसे पहले हम जो एडवांस टैक्स है अंडर सेक्शन 147 उसको हम आज देखेंगे। उसके बाद फिर विद होल्डिंग और कलेक्शन जहां तक हो सका। पहले हम देख लेते हैं इसके सेक्शंस कौन से। सबसे पहले इंडेक्स खोल लेते हैं हम। ताकि हम वहां से देख लें कि कौन कौन से सेक्शन है, किस चीज को डील करते हैं। टाइटल उसका देख लेते हैं 147। ये जी एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर। तो ये चैप्टर है, ये है एडवांस टैक्स एंड डिडक्शन एट सोर्स डिवीजन 1। ठीक है, सबसे पहला है 147। डिटेल हम वहां देखेंगे, यहां देख लें एडवांस टैक्स पेड बाय द टैक्स पेयर। तो ये ड्यूरिंग द ईयर आपने यूजुअली 4 किस्तें होती हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ईयर या सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम टर्नओवर करने के बाद आप 4 किस्तों में जमा कराते हैं। लेटर ऑन हम देखते हैं, तो इसको आप फिर बाद में एडजस्टमेंट करते हैं। उसके बाद 147 ये है एडवांस टैक्स फ्रॉम द प्रोविंशियल सेल टैक्स रजिस्टर्ड पर्सन। अगर वो PRA में कोई टैक्स देता है तो उसकी टर्नओवर है तो उसमें भी रेट दिया हुआ है 2 या 3 है, वो देना है। अगर वो एक्टिव टैक्स पेयर नहीं है तो उसने काटना है, ये भी एडवांस टैक्स का ही पार्ट है। उसके बाद आपके ये आ गया एडवांस टैक्स पेड टू कलेक्टिंग एजेंट, जो इसने कलेक्ट करना है। ये कलेक्टिंग एजेंट कौन सा है? ये वाला कलेक्टिंग एजेंट है। इंपोर्ट में अगर आप कोई चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो अब वहाँ कलेक्टर ऑफ कस्टम जो है वो कलेक्टिंग एजेंट है। वो आपसे ड्यूटी लेगा, ड्यूटी के साथ टैक्स भी लेगा, सेल टैक्स भी लेगा, ये भी लेगा, तो वो कलेक्टिंग एजेंट है। जब ड्यूटी शूटी ले रहा है तो साथ आपसे टैक्स भी ले रहा है कि इनकम टैक्स भी दें, तो वहाँ उसके रेट शेट है 147 रीड विद उसके सेक्शन के हो गए, किस रेट से कौन सी इंपोर्ट पे कितना कितना है, क्या मिनिमम है, फाइनल है या एडजस्टेबल है, वो सेक्शन 40 में होगा। तो ये कलेक्टिंग एजेंट कौन सा है? ये कलेक्टिंग एजेंट है कलेक्टर ऑफ कस्टम है। एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट वो आपसे ड्यूटी शूटी इन द सेम मैनर एट द सेम टाइम, जैसे वो ड्यूटी लेगा साथ ही आपसे इनकम टैक्स और सेल टैक्स भी कलेक्ट करेगा। वो सेल टैक्स जो प्रोडक्ट होगी उसके मुताबिक है कि वो आपका एडजस्टेबल है, फाइनल है, मिनिमम है, क्या है, वो उसमें हम पढ़ेंगे। क्लियर जी? तो ये कलेक्टिंग एजेंट जो है वो कलेक्टिंग एजेंट जो है वो कलेक्टर कस्टम है। कमिश्नर का या FBR का जो कमिश्नर इनकम टैक्स है या कमिश्नर लैंड रेवेन्यू, उसका वो कलेक्टिंग एजेंट है, उसके बिहाफ पे कलेक्ट करेगा, अल्टीमेटली इफेक्ट उसका क्रेडिट ये देगा। क्लियर? तो ये इंपोर्ट पे जो विद होल्डिंग होगी या कलेक्टिंग होगी, ये कलेक्शन ऑफ टैक्स है, डिडक्शन ऑफ टैक्स नहीं है, कलेक्शन ऑफ टैक्स है। जो कलेक्टिंग एजेंट जो है, जो कलेक्टर कस्टम है, वो कलेक्ट करेगा इंपोर्टर से। तो इंपोर्टर यूजुअली टैक्स पेयर ही होगा, टैक्स पेयर से ही कलेक्ट किया जाएगा। एट द टाइम ऑफ कलेक्टिंग ऑफ ड्यूटी, जो इंपोर्ट पे ड्यूटी लगती, साथ इनकम टैक्स भी ले लिया जाएगा अंडर दिस सेक्शन। जो भी रेट डिफरेंट प्रोडक्ट पे डिफरेंट रेट होंगे वो हम बाद में देखते हैं। ये वाला ओमिटेड है, नेक्स्ट आ जाए। ये वो वाला एक कलेक्टिंग एजेंट था, ये आप डिडक्शन के। ये एट द टाइम आप पेमेंट कोई करेगा तो उस वक्त आपसे टैक्स लेगा। जब आप पेमेंट करनी है तो उस वक्त वो एट द पेमेंट्स में से कुछ पोर्शन विद होल्ड कर लेंगे, बाकी पेमेंट करेंगे और वो जमा करा देगा। इसमें सबसे पहले सैलरी कौन पे करता है? एम्प्लॉयर। अब एम्प्लॉयर जब एम्प्लॉय को सैलरी करेगा तो उसका टैक्स कुछ काट लेगा, काट के जो उसका बनता है वो टोटल देखेगा कितनी सैलरी साल की बनती है, टैक्सेबल सैलरी है तो कितना टोटल बनता है कैलकुलेट करेगा, उसमें से देख लेगा कि 12 महीनों में डिवाइड करके उतना टैक्स काट के उसका जमा कराता रहेगा। उसके बाद जो एम्प्लॉई है अपना अकॉर्डिंगली अब रिटर्न फाइल करेगा, उसको क्लेम कर लेगा। ड्यूरिंग द ईयर भी वो अप्लाई दे सकता है कि मेरे ये और भी कटा हुआ है तो इसको कम ज़्यादा कर ले, वो भी हम देख लेंगे किस तरह। तो एम्प्लॉई फिर इसको एडजस्ट कर लेगा, ये एडजस्टमेंट पे आएगा, तो इसको हम सैलरी वाला दे। इस तरह डिविडेंड है, कोई कंपनी डिविडेंड आपको देती है जिसने पे करना है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड वो आपका कलेक्ट कर आपसे डिडक्ट कर लेगी। एट द टाइम ऑफ पेमेंट होगी तो टैक्स डिडक्ट कर लेगी, 10% 15 जो भी रेट होगा उसके में आप कलेक्ट कर लेगी। फाइनल कुछ सिचुएशन में फाइनल होगा, किसी में मिनिमम होगा, वो हम आगे फिर देख लेंगे। उसके बाद प्रॉफिट ऑन डेट है, जो इंटरेस्ट वगैरह है या मार्कअप है, इंटरेस्ट है, बैंक शैंक जो इतने भी देते हैं, सेविंग स्कीम है दूसरी हैं, तो उस वक्त वो कलेक्टिंग एजेंट वो डिडक्टिंग एजेंट है। एट द टाइम जब आपको इंटरेस्ट वगैरह देते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट है तो उस वक्त आपसे वो डिडक्ट कर लेंगे और बाकी पैसे आपको दे देंगे। तो उसका फिर हम देख लेंगे कि एडजस्टेबल है, फाइनल है, मिनिमम है, क्या है, ऑनवर्ड है, तो उसके लिए सेक्शन ये होगा। पेमेंट टू नॉन रेजिडेंट है कोई, उसको आप अगर पेमेंट कर रहे हैं तो उसकी रॉयल्टी है, कमीशन है, कोई और गुड्स की है, सेल की, नॉन रेजिडेंट को जो भी पेमेंट होगी तो उसके लिए आपका सेक्शन जो है 152 है। तो उसमें एडजस्टेबल है, मिनिमम है, क्या किस तरह करना है, वो सेक्शन में हम देखेंगे। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है 153 है। 53 में गुड्स की, जैसे परचेजेज है, गुड्स की पेमेंट आप करेंगे तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट आप उस पर विद होल्डिंग करेंगे। उसमें आगे डिफरेंट रेट है, वो हम देख लेंगे। फर्स्ट यूज में रेट गिवन डिफरेंट गुड्स पे डिफरेंट है। इस तरह सर्विसेज है, सर्विस रेंडर कर रहे हैं आप, उसकी पेमेंट कर रहे हैं, जिसने की है उसको पेमेंट करेंगे तो उसमें विद होल्डिंग होगी, वो भी डिफरेंट रेट्स हैं। डिफरेंट सर्विसेज कैटेगरी है, क्लासिफाइड है, उन पर डिफरेंट रेट्स हैं, वो हम देखेंगे उसके मुताबिक करना। इसी तरह उसमें एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है इसी सेक्शन में, तो वो हम देखेंगे कौन कौन सी नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, क्या क्या उन पे रेट है, कौन से मिनिमम है, कौन से फाइनल है, कौन से आपके एडजस्टेबल है। हर एक सेक्शन में अपने अपने होंगे।
उसके बाद ये 153 ये हो गया, ये ओमिटेड है। उसके बाद ये भी ओमिटेड बाय उसके बाद एक्सपोर्ट है। जब आप एक्सपोर्ट करते हैं तो वो जो बैंक है आपको जब एक्सपोर्ट प्रोसीड आपको पे करता है तो बैंक उस वक्त आपसे वो कलेक्ट आपसे डिडक्ट कर लेता है और रिमेनिंग आपसे देता है 1%, 2 या 0.25 जो भी रेट है उसके मुताबिक फिर वो यूजुअली ये फाइनल वाले होते हैं। तो ये वाला जो है। इसी तरह एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो IT सर्विसेज या दूसरी हैं 0.25 है और 1% तक है, उसके हम रेट देखेंगे, ये भी फाइनल वगैरह में आते हैं। सब्जेक्ट टू वहाँ कंडी रेंट ऑफ इमूव प्रॉपर्टी एडजस्टेबल है, 155 में सेपरेट ब्लॉक है, ये रेट है या जो भी है तो उसके मुताबिक इसके तहत जो है जो भी आपको पेमेंट करेगा रेंट की उसकी ड्यूटी है कलेक्ट करे, आप अकॉर्डिंग फिर उसको कर लेंगे। उसका प्राइजेज विनिंग, अगर आपने कोई लॉटरी शॉट इस तरह ली है तो उसमें जो भी आपको देगा वो कलेक्ट कर लेगा। उस पर 10% है, ये 15 ये डिफरेंट। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है उसके रिलेशन से है तो वो डिडक्शन होगी। जहाँ तक 150 से ए तक ये है स्टैंडर्ड प्रोविजंस, एडजस्टेबल, मिनिमम, फाइनल, सेपरेट ब्लॉक। अब ये वाले स्टैंडर्ड है, इनको हम बारी बारी देख लेंगे कि कौन सा उसमें से फाइनल है, कौन सा मिनिमम है, कौन सा सेपरेट है, कौन सा एडजस्टेबल, तो कौन सा कितना एग्जम्पशन है, कितनी लिमिट है, थ्रेशोल्ड लिमिट है, कब हमने इसको विद होल्ड करना है और कब अप्लीकेबिलिटी है, और एग्जम्पशन का भी उसी के अंदर है। उसके बाद आगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है जो 158 जो मैंने कहा डिडक्टेबल या कलेक्टेबल इवेंट क्या है, कब आपने डिडक्ट कलेक्ट करना है, वो है यूजुअली एट द टाइम ऑफ पेमेंट या एट द टाइम ऑफ कलेक्शन, टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, किस वक्त आपने डिडक्शन करना है। एट द टाइम ऑफ अक्रेंस ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं, परचेज आज की है तो आज नहीं उस पर एप्लीकेबल होगा, लेकिन जिस दिन आप पेमेंट करेंगे, हो सकता है परचेज आज की है, पेमेंट आपने महीने बाद की है, तो जिस दिन पेमेंट की है उस दिन वो एप्लीकेबल होगा और जितनी पेमेंट होगी उस ट्रांजैक्शन टैक्स है। ये विद होल्डिंग जो है ये ट्रांजैक्शनल इन नेचर है, ये टोटल का नहीं है। उस दिन देखना है कि एट द टाइम, एक तो डिडक्टेबल या कलेक्टेबल इवेंट क्या है, एट द टाइम ऑफ पेमेंट या ग्रांटिंग क्रेडिट, जो इस सेक्शन में मेंशन होगा। तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट ये ऑपरेट होगा, उस वक्त ये डिडक्टेबल या कलेक्टेबल एविडेंस अराइज होगा, तो उस वक्त ये एप्लीकेबल होगा। और पेमेंट अगर आप परचेज की है, पेमेंट नहीं की, अनलेस सेंट्रल पेमेंट नहीं की, तो ये इसकी एप्लीकेबिलिटी नहीं आएगी। जैसे आपके ट्रेड क्रेडिटर है उस पर नहीं है, जब आप पेमेंट करेंगे उस वक्त ये डिडक्शन और कलेक्शन एप्लीकेबिलिटी है। तो ये सेक्शन 158 जो है ये इसके मुताबिक बताता है कि कब आपने कब एप्लीकेबिलिटी विद होल्डिंग प्रोविजन डिडक्शन प्रोविजन की है। उसके बाद इसी के अब विद होल्डिंग एडवांस टैक्स के जनरल प्रोविजन, अगर आप एग्जाम्पशन लेनी है तो एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन कैसे देनी है, किन किन चीज़ों के मतलब होगा, किससे आप ले सकते हैं, एग्जम्पशन होगा या 100% क्रेडिट होगा या क्या सिचुएशन होगी, तो वो आप सेक्शन इस 159 में एप्लीकेशन देंगे और रीड विद रूल में प्रेस्क्राइब फॉर्म है, उसके बाद एप्लीकेशन देंगे, साथ आप डाटा शेटा देंगे कि मुझे एग्जम्पशन दे दिया जाए। उसमें आप कह सकते हैं मेरी जो मैं सप्लाई की है या सर्विस दी वो एग्जाम्प्ट है, या मेरा टैक्स पेड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, या अदरवाइज मेरे पे एप्लीकेबल नहीं है तो इसलिए मुझे एग्जम्पशन दे, तो वो रीजंस आप देंगे और प्रेस्क्राइब फॉर्म पे और उस पर जो भी सेक्शन होगा, जिस सेक्शन की आप एग्जम्पशन लेना चाहते हैं उसका पैरामीटर रीजन देंगे और एप्लीकेशन इस सेक्शन में देंगे। अकॉर्डिंगली फिर कमिश्नर की पावर है, वो आपको रेलेवेंट सेक्शन में वो आपको एग्जम्पशन ग्रांट कर देगा और फिर उसके आपकी डिडक्शन जो कलेक्टिंग या डिडक्शन एजेंट है वो आपकी फिर कलेक्शन या डिडक्शन नहीं करेगा। पेमेंट ऑफ टैक्स और डिडक्शन ऑफ टैक्स, 1 पेमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड, जब आपने कलेक्ट डिडक्ट कर लिया है तो उसके बाद आपने अपने पास नहीं रखना, उसके बाद आपने गवर्नमेंट को भी जमा कराना है, तो उसके लिए सेक्शन 160 है। फेडरल गवर्नमेंट के लिए 24 आवर में, अदर भाई वो 7 दिन में, इसके प्रेस्क्राइब रूल्स भी हैं। तो वो ये सेक्शन जो है, ये सेक्शन पेमेंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड या डिडक्टेड, जो कलेक्ट किया है विद होल्डिंग एजेंट ने या कलेक्टिंग एजेंट ने कलेक्ट किया है, उसके लिए पैरामीटर है कि कितनी देर में कब तक कैसे जमा कराना है गवर्नमेंट को, तो उसके लिए ये पैरामीटर क्लियर जी। तो ये सेक्शन डील करेगा रीड विद रूल्स विद रिस्पेक्ट टू डिपॉजिट ऑफ कलेक्टेड या डिडक्टेड है। पहले था ट्रांजैक्शन, फिर था कलेक्शन डिडक्शन, अब डिपॉजिट है। जिसने कलेक्ट किया है या डिडक्ट किया है उसने आगे जमा भी कराना है, उसके पैरामीटर प्रोसीजर रूल्स क्या होंगे, कब तक वो जमा करा सकता है, तो वो ये उसके कलेक्टिंग एजेंट या डिडक्शन डिडक्शन के लिए। उसके बाद 60 के बाद फेलियर टू पे टैक्स कलेक्टेड और डिडक्टेड,
पहली बात है, अब ये कॉन्सिक्वेंस है, अगर वो जिसने कलेक्ट किया है या डिडक्ट किया है, वो पहली बात तो ये कलेक्ट या डिडक्ट ही नहीं करता, उसके कॉन्सिक्वेंस है। दूसरा ये है कि वो कलेक्ट डिडक्ट करता है और जमा नहीं करवाता, फिर भी कॉन्सिक्वेंस है। तो उसमें 161 जो है इसका एस्टेब्लिश, अगर वो एस्टेब्लिश फेलियर एस्टेब्लिश है या उसने किया है डिपार्टमेंट ने कि उसने नहीं किया, डिडक्ट कलेक्ट नहीं किया, ये भी लाइबल ऑन द एट द टाइम ऑफ पेमेंट, उसने डिडक्ट या कलेक्ट नहीं किया या कलेक्ट डिडक्ट किया और जमा नहीं करवाया, तो उस सिचुएशन में वो पर्सनली लाइबल है। 161 का नोटिस देके उसके से डिमांड क्रिएट भी की जा सकती है। डिमांड के अलावा, प्रिंसिपल के अलावा डिफॉल्ट सरचार्ज जो है, जिस डेट को डिडक्शन करनी थी, कलेक्टिंग करनी थी, उस डेट से लेके अगर डेट तक जिस तक नहीं किया, उस डेट का उसको डिफॉल्ट सरचार्ज, वो हम 205 है उसके तहत डिफॉल्ट सरचार्ज भी हो सकता है। और जिसके डिडक्शन कलेक्शन नहीं की तो वो उसका एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस भी डिसॉल्व हो सकता है 21(3) में। इसके अलावा उसमें पेनल्टी वगैरह भी और जो भी सेक्शन है रेलेवेंट, या प्रोसिक्यूशन 191 है उसमें वो भी हो सकती है। क्लियर जी। उसके बाद 161 इसका था। 162 जो है वो जिसका कलेक्ट करना था उससे भी रिकवरी की जा सकती। अगर विद होल्डिंग एजेंट से या कलेक्टिंग एजेंट से रिकवरी नहीं हुई या किसी वजह से नहीं हुई, तो उस सिचुएशन में फिर जिसका टैक्स एक्चुअल था उसने अगर नहीं पिया तो डिपार्टमेंट उससे भी कलेक्ट कर सकता है, उससे भी करता है। लेकिन अगर उसने पे कर दिया है तो फिर ना उससे कलेक्शन डिडक्शन होगी, ना विद होल्डिंग होगी। विद होल्डिंग या कलेक्टिंग एजेंट से फिर डिफॉल्ट सरचार्ज लिया सकता है जिस पीरियड में उसने डिफॉल्ट किया। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट 163 है रिकवरी ऑफ अमाउंट पेबल अंडर दिस सेक्शन। इसमें रिकवरी जो है वो उसी तरह ही ट्रीट होगी कि जैसे ये भी असेसमेंट आर्डर है। जैसे एक असेसमेंट आर्डर, मैंडेट असेसमेंट आर्डर होता है, उसमें रिकवरी जितना टैक्स डिमांडेड होता है, ये इसका भी नोटिस 137 का उसी तरह इशू होगा और ऑनवर्ड रिकवरी मेजर भी वही होंगे इसके लिए जो उस असेसमेंट के जरिए होते हैं। तो यहाँ इसको डीम्ड असेसमेंट आर्डर ही कर लिया गया, उसके मुताबिक ही फिर आगे रिकवरी 137 के बाद 38 की, 40 की और बाकी रिकवरी मेजर इसी तरह इस पर अप्लीकेबल होंगी। कलेक्शन डिडक्शन, सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन और डिडक्शन ऑफ टैक्स 164 डील है। जब जिसने कलेक्टिंग एजेंट ने या डिडक्टिंग एजेंट ने जितना कलेक्ट किया है, आप एज ए टैक्स पेयर जिसका कलेक्ट किया है वो उससे सर्टिफिकेट ले सकता है, क्योंकि उसने जमा उसने कराना है। तो उससे पहले उसने आपको एक तो चालान दे, दूसरा ये कि आप इस सेक्शन के तहत एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं। वो सर्टिफिकेट दे के आपका इस अमाउंट पे इस सेक्शन में इतना डिडक्ट किया और इतना डिपॉजिट किया है, वो आप उससे सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। सर्टिफिकेट आप ले लेंगे, वो दे देगा, तो फिर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका कलेक्ट हो गया, उसने कर लिया, आपसे दोबारा फिर वो नहीं लिया जा सकता, वो फिर उसकी ओब्लिगेशन है और डिपार्टमेंट पर उसी से 161 के जरिए उसी से कलेक्ट करेगा। तो ये सेक्शन जो है आपका 164 इशुएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कलेक्शन या डिडक्शन से डील करता है। उसके बाद आपका 160 ये सेटलमेंट ऑफ ट्रांजेक्शन लायबल टू विद होल्डिंग टैक्स बाय स्वैप एजेंट। ये स्वैप एजेंट के मुतल्लक है कि उसकी सेटल जो है डिडक्शन विद होल्डिंग उसकी किस तरह एडजस्टमेंट होगी। कि फिर आप फर्निंग ऑफ स्टेटमेंट बाय बैंक है, ये स्टेटमेंट है मंथली, क्वार्टरली, एनुअली जो भी रिटर्नें हैं 165 की, वो हम देखेंगे कि रिटर्न फाइल करते हैं आप, तो रिटर्न फाइल में आप जितने भी विद होल्डिंग है उसकी सारी डिटेल देते हैं, सैलरी का है, इम्पोर्ट का है, फिर 153 वाला है, दूसरी सारी डिटेल आप देते हैं। तो साथ तो वो फिर आपको साल बाद जो है, जब आप साल की एनुअल भी देते हैं, आजकल क्वार्टरली भी देते हैं, पहले 6 मंथली भी हुआ था, ओरिजिनली वो मंथली था। तो जब आप वो देंगे तो साल बाद वो फिर आपको रिकॉन्सिलेशन के लिए 44(4) का नोट देगा कि जो आपने विद होल्डिंग की है, आप जो एक्सपेंस क्लेम की है उसको रिकंसाइल दें। उसके बाद रिकंसाइल नहीं होगा तो 161 का नोटिस और असेसमेंट करेगा या 162 का करेगा, ऑनवर्ड करेगा। तो ये उससे पहला स्टेप, ये हर क्वार्टरली एनुअली आपने स्टेटमेंट ड्यूरिंग द ईयर करनी है। वो काम जो है ट्रांजैक्शन पे टैक्स होना है, ऐसे समझ लें कि विद होल्डिंग जो है वो आपकी विद होल्डिंग या कलेक्शन ऑन ट्रांजैक्शन बेसिस पे होगी या पेमेंट करेंगे। फिर मंथली जितना या 3 माह का इकट्ठा हो जाएगा, पेमेंट उसके अकॉर्डिंगली होगी जो पेमेंट वाला सेक्शन था। विद होल्डिंग और डिडक्शन के बाद वो उसका फेडरल गवर्नमेंट है तो विद इन 24 और अदरवाइज 7 डेज में पेमेंट होगी। उसके बाद विद होल्डिंग या कलेक्टिंग एजेंट जो है
वो उसकी अपनी स्टेटमेंट फाइल करेगा, वो क्वार्टरली होगी। क्वार्टरली में क्वार्टर की जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन हेड वाइज या सेक्शन वाइज हुए हैं और कितनी पेमेंट कलेक्शन डिडक्शन हुई है उनकी डिटेल करेगा। बिलो लिमिट है वो भी, एग्जाम्पशन भी, सब कुछ देगा। और फिर एनुअल होगी, तो एनुअल के बाद रिकॉन्सिलेशन 44 की होगी, फिर उसके बाद अनबुकिंग होगी 161 की या 162 की। तो अभी हम केस लॉ देखेंगे, उसमें जो है प्रॉपर उन्होंने कहा कि ये कब 161, 205 क्या पैरामीटर है, कैसे फुलफिल होंगे, तो वो लेटर हम देखेंगे। इस तरह फर्निशिंग बाई बैंक, तो ये बैंक के लिए है, बैंक को नोट दिया जा सकता है कि बैंक ने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देनी। उसके बाद फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन बाई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग बैंक, ये उनके लिए उनसे क्या क्या उन्होंने। प्रायोरिटी ऑफ टैक्स कलेक्टेड है, तो इसकी एडजस्टेबिलिटी जो है वो किस तरह आपने करनी है। और इंडेमिटी है, कलेक्शन ऑफ टैक्स डिडक्ट, क्रेडिट ऑफ टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड। तो 168 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपने टैक्स कलेक्टेड डिडक्ट हुआ है उसकी क्रेडिट कैसे लेना है, कौन सा एडजस्टेबल है, बेसिकली ये वाला है, कौन सा एडजस्टेबल है, कौन सा फाइनल है, कौन सा मिनिमम है, किसका आप क्रेडिट ले सकते हैं, किसका नहीं ले सकते। एक्सेस जमा हो गया, इवन दो फाइनल है, फाइनल आपका 5% है तो कलेक्ट हो गया 6%, जो एक्सेस वाला आप ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं, लेकिन उस हद तक आपका वो फाइनल में होगा। तो ये 169 जो है वो डील करता है कि इनमें सेक्शनों में जो जिन जिन पे डिडक्शंस हुआ है या कलेक्शन हुई है उनमें से कौन सा फाइनल है। फाइनल अगर हमने देखना है कि कौन कौन सा फाइनल है तो इस सेक्शन में टोटल लिखा होगा कि इन इन सेक्शनों का फाइनल है। आगे नेक्स्ट आगे ये रिफंड के सेक्शन है 170। रिफंड का है, इलेक्ट्रॉनिक पर्सनल रिफंड है। रिफंड की पहले वाले में एप्लीकेशन है, और अगर विद इन ईयर आपने ये 2 साल में एप्लीकेशन देनी है, फिर उसके बाद ना वो रिफंड विद इन टाइम ना करें तो वो डीम टू बी रिजेक्टेड है, तो उसकी आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, या रिजेक्ट कर दें तो फिर अपील शील फाइल कर सकते हैं। तो उसका प्रोसेसिंग जो है ऑनलाइन प्रोसेसिंग भी है, मैनुअल एप्लीकेशन भी उसके मुताबिक है, वो आप करेंगे। ये एडिशनल पेमेंट अगर विद इन टाइम वो रिफंड नहीं करते तो उसके एडिशनल कंपनसेशन है, उसके लिए हो सकता है। पेमेंट आर थ्रू इनकम टैक्स रिफंड बॉन्ड, ये भी बॉन्ड शॉन्ड भी आपको इशू कर सकते हैं वो, तो उसके मुताबिक ये रिफंड के सेक्शंस हैं। लेटर ऑन हम इसके केस हालात वो भी देखेंगे। क्लियर जी। अब आप आ जाते हैं कि जो ट्रांजेक्शनल प्रोविजंस है 236 में है, वो टेम्परेरी जो प्रोविजंस हैं विद होल्डिंग के या कलेक्शन के, तो उनको हेडवाइज हम देख लेंगे। तो फिर 147 देखेंगे, तो अगली दफ़ा फिर इन डिटेल आगे चलेंगे। ये तकरीबन 11 सेक्शन थे जो स्टैंडर्ड टैक्स के थे विद होल्डिंग और कलेक्शन के। अब उसमें 16 सेक्शन जो है वो ट्रांजैक्शनल प्रोविजन में। ये इसमें से ओमिटेड है 231 ए भी है, एडवांस टैक्स ऑन कैश विदड्रॉल। जो कैश विदड्रॉ बैंक से करते हैं तो उसमें आपका टैक्स की और जो विदड्रॉ करेंगे साथ ही वो आपका टैक्स उसमें से काट लेगा। तो विदड्रॉल के लिए 236 ए है। एडवांस टैक्स ऑन द प्राइवेट मोटर व्हीकल्स, तो प्राइवेट मोटर व्हीकल आप खरीदते हैं नया तो उसके साथ ही आपको एडवांस टैक्स जो है वो देना पड़ता है। या ये एक 2 सेक्शन है, एक आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, एक नया परचेज करते हैं तो उस वक्त एडवांस है। द फॉरेन डोमेस्टिक वर्कर्स, बाहर कोई जाते हैं डोमेस्टिक वर्कर तो उसका टैक्स है। उसके बाद ब्रोकरेज कमीशन है, अगर आपको कमीशन वगैरह मिलता है तो उसके 12% या जो भी रेट है देखेंगे हम, तो उसमें आपका जो फाइनल है मिनिमम देख लेंगे। ओमिटेड सेक्शन है। उसके बाद कलेक्शन बाय एनसीसीएल है, ये शेयर ट्रांसफर जो होते हैं उसकी जो शेयर पे गेन शेन है तो उन्होंने उस पर करना होता है। टैक्स ऑन मोटर व्हीकल, ये रजिस्ट्रेशन वाला टैक्स है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन जो है वो लेस्को शेस्को जब आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल देती है तो उसमें को टैक्स कलेक्ट करती हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी वाला है। इसी तरह
36C इम्पॉर्टेंट है। सेल पे जो आप प्रॉपर्टी मूल प्रॉपर्टी सेल करते हैं तो उसमें टैक्सेशन जो होती है वो वाला जो आप एक्टिव है नॉन एक्टिव है ये वो उसके डिफरेंट रेट है, तो 236 मूल प्रॉपर्टी वाला है। और टीवी प्ले और एडवर्टाइजमेंट इस पर कलेक्शन करना है। और उसके बाद आप एडवांस टैक्स फंक्शन गैदरिंग फंक्शन करते हैं तो उसके रिलेशन से ये टैक्स की कलेक्शन है। उसके बाद एडवांस उसके बाद ये मिटेड है थ्रू फिनांस। उसके बाद वहाँ सेल डिस्ट्रीब्यूशन ये इंपॉर्टेंट है 236G और H कि मैन्युफैक्चरर अगर सप्लाई करता है टू द डिस्ट्रीब्यूटर तो वो उससे लेगा टैक्स। इस तरह डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर जो है वो आगे देते हैं रिटेल को तो उससे कलेक्ट करेगा। ये कलेक्टिंग सेक्शन है 236G और H। एडवांस टैक्स टू द रिटेलर ये रिटेलर वाला है, वो मैन्युफैक्चरर टू डिस्ट्रीब्यूटर डीलर और होलसेलर वाला है। उसके बाद आपका एडवांस टैक्स ऑन द परचेज और ट्रांसफर ये आपकी परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है। जब परचेज ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे तो उस वक्त जो LDA या जो डिपार्टमेंट है या रजिस्ट्रार ऑफ जो रजिस्ट्री करता है वो आपसे कलेक्ट करेगा। वो इंस्टॉलमेंट में है तो उसमें सिचुएशन में, अदरवाइज वो करेगा फिर आपका एडजस्टेबल या उसके मुताबिक होगा। ये ओमिट हो गए सारे एडवांस टैक्स अंडर एक्सेप्शन। ये वाले एडवांस टैक्स जो है इसमें आप एग्जम्पशन ले सकते हैं, जहाँ जहाँ कहीं एग्जम्पशन हो आपको तो वो सारों को ये डील करता है। उसके बाद omitted एडवांस एक्सपेंस रिमिटिंग अमाउंट अब्रॉड थ्रू क्रेडिट और डेबिट प्रीपेड कार्ड। बाहर आप पैसे भेजते हैं तो उसको 5% है जो रेट है उसके मुताबिक उसकी कलेक्शन। आगे नेक्स्ट उसके बोनस शेयर। उसके बाद बोनस शेयर इशू बाई कंपनी, तो बोनस शेयर कंपनी इशू करेगी तो वो कलेक्ट करेगी जितनी अमाउंट है कलेक्ट करके वो जमा कराएगी। तो दीज आर द सेक्शंस। ये 11 सेक्शन है, 16 सेक्शन है ट्रांजैक्शन प्रोविजन में और 11 सेक्शन है आपका स्टैंडर्ड प्रोविजन में। और इनकी आगे फिर डिटेल में हम सारी देखेंगे कि इसकी नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन क्या है, कब विद होल्डिंग या कलेक्शन की डिडक्टेबल इवेंट कब है, अमाउंट कितना है, लिमिट कितना है, एडजस्टेबल है, फाइनल है, मिनिमम है, सेपरेट ब्लॉक है, एग्जम्पशन क्या है, अगर 9 डिडक्शन करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं, डिफॉल्ट सरचार्ज 205 में कितना लगता है, तो वो सारा फिर विद होल्डिंग कलेक्टिंग एजेंट से कलेक्शन करनी है या टैक्स पेयर से ही करनी है या एक से होगी तो दूसरे को अगर उसने पेमेंट कर दी है तो फिर डिफॉल्ट सरचार्ज उससे कलेक्ट करना है। तो ये सारी हमारी है। तो अब हम रिटर्न में देख लेते हैं। रिटर्न में आए तो रिटर्न में 2 पार्ट है। एक पार्ट है एडजस्टेबल का, एक है फाइनल मिनिमम और सेपरेट ब्लॉक का। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि MIS से आप अपना डाटा या अपने क्लाइंट का डाटा देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर वहाँ आपकी डिटेल कलेक्शन डिडक्शन की डिटेल होगी, एडवांस टैक्स की वो होगी, दूसरे भी जो भी टैक्सेस पे हुए हैं उसकी डिटेल होती है। तो उसको आप वहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसको आप फिर अपने ईयर वाइज हर जो साल आपका रेलेवेंट है ईयर वाइज और सेक्शन वाइज अरेंज कर लेंगे और फिर उसको अरेंज करके फिर एक्चुअल आपके जो सर्टिफिकेट हैं या डिपॉजिट है उससे कंपैरिजन कर लेंगे, फिर देख लेंगे और उसको आपने यहाँ फिर क्लेम करना है। जब आपने क्लेम करना है तो जिस चीज़ पे वो डिडक्शंस हैं देखना है कि उसकी करस्पॉन्डिंग वो चीज़ भी डिक्लेयर की है कि नहीं। सपोज आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पे क्लेम करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल भी फिर एक्सपेंस में उतने होने चाहिए। जैसे 236C था, सेल ऑफ प्रॉपर्टी की है, तो यहाँ हम अगर क्लेम करते हैं कि इतना मेरा सेल ऑफ प्रॉपर्टी पे हुआ है, वो प्रॉपर्टी भी डिस्पोज ऑफ हो वेल्थ से जाए। ये ना हो कि वेल्थ में उसी तरह ही हो आप इधर डाल लें। इधर आपने परचेज प्रॉपर्टी की, उस पर बोर्ड होल्ड हुआ है तो आपने परचेज ऑफ प्रॉपर्टी भी वेल्थ में डिस्क्लोज करनी है, फिर उसको क्लेम देखना है। तो जितने आपने डिडक्शंस एडजस्टेबल या नॉन एडजस्टेबल या फाइनल फिक्स मिनिमम शो करने हैं उसका करस्पॉन्डिंग एसेट एक्सपेंसेस या रेवेन्यू जो भी चीज़ है उसको भी आपने शो करना है। ये ना हो कि बैंक में से बैंक ने काटा है आपने वो तो शो कर दिया, बैंक अकाउंट ही डिस्क्लोज नहीं किया। तो इसलिए हर डिडक्शन जितनी भी आपने क्लेम करनी है उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एसेट है, एक्सपेंस है या रेवेन्यू है या परचेज है, जो चीज़ भी है वो कॉरस्पॉन्डिंग आपने उसकी मेजर करके वो शो करना है पूरा। बाद में रेशो से भी कैलकुलेट हो जाता है। सपोज 1% आपका डिस्पोजल पे हुआ है तो 1% से आप रिवर्स करेंगे उस अमाउंट को तो उतनी वैल्यू भी निकल आती है उस प्रॉपर्टी की। ठीक है, अगर 1% और 10,000 है तो 1% है 10,000 को 1 से डिवाइड कर ले मल्टीप्लाई 100 करें तो वो उसकी वैल्यू है। तो वैल्यू को भी आप रिकंसाइल और चेक कर लें कि उसकी वैल्यू भी अंडर ओवर तो नहीं है, उससे ज़्यादा ही हो कब ना हो, ताकि उसको आप चेक कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले एडजस्टेबल
आपने कभी बात की है इसमें 236A और 236C का जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि एक्चुअली प्रॉपर्टी बिकी कहीं और होती है, डिक्लेयर उसके जो टैक्स कट के होता है वो बिल्कुल और होता है, उसको अगर आप कॉरस्पॉन्डिंग आप करेंगे या दूसरी को करेंगे एक्चुअल, तो दोनों में बहुत फ़र्क होता है। ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कैसे हल होगा? प्रैक्टिकल वैसे तो लॉ में तो 68 सेक्शन है, वो कहता है फेयर वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है ना, आप फेयर वैल्यू से कम ना हो, पहली एक बात होगी। दूसरी बात है कि आपने पेमेंट के प्रूफ क्रॉस चेक हुआ भी 75A में है तो 50 लाख से ऊपर आपने क्रॉस चेक देने, तो अगर आपके पास प्रूफ ऑफ पेमेंट है तो फिर आप उससे जस्टिफाई कर सकते हैं, फिर दोनों की डिक्लेरेशन से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो बाकी क्या है कि डीसी रेट और हैं, FBR के अपने रेट हैं, कई जगह पे डीसी रेट हैं, कभी पे FBR रेट हैं, कई आपकी फेयर वैल्यू है। वो हो सकता है आपका ये वाले प्लाजे में और रेट हो, साथ नया बना है उसका और हो, दोनों की लोकेलिटी है, दोनों की कंस्ट्रक्शन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। वो फिर आप अपने थ्रू योर प्लीडिंग आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू में और उसमें फेयर वैल्यू का कंसेप्ट यही है ना कि फेयर वैल्यू टर्मिनेशन अकॉर्डिंग टू हर दो चीज़ें एक जैसी नहीं हो सकती ना। पॉइंट से ये है कि अगर 236A में या C में 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है जो टैक्स कट है, लेकिन एक्चुअली वो 4 करोड़ की है, तो लेकिन आप 4 करोड़ आपको एक तरफ जब आपको एडवांटेज हो रहा था तो आप 4 करोड़ डिक्लेयर कर रहे होते हैं, जब आपको डिस्प्लेस एडवांटेज होता है तो आप इसको पूरा करने के लिए FBR ने आपको 68 सेक्शन दिया हुआ है और प्रेस्क्राइब रेट दिए हुए हैं कि आपके ये प्रेस्क्राइब्ड रेट है इस लोकेलिटी में FBR के, उन्होंने कहा हुआ कि इससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक, कम होगा तो वो 111 का फिर नोटिस देंगे, एक बात होगी। कुछ जहां वो FBR रेट नहीं है वहां आपके DC रेट हैं, ठीक है। तो ये मिनिमम एक थ्रेशोल्ड लिमिट उसने जब FBR ने दे दी तो उसने एक्सेप्ट कर लिया कि इस ये होनी चाहिए, इससे कम होगी तो डिफरेंशियल पे वो 111 अनएक्सप्लेन्ड का ले सकते हैं। हो सकता है वो ज़्यादा की बिकी हो, अगर ज़्यादा, ये मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट है, अगर आपने ज़्यादा की खरीदी है तो आप ज़्यादा की शो कर दें, ज़्यादा पे शो करने पे कोई एतराज़ नहीं, कम शो करने पे एतराज़ है। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर टैक्स डिडक्ट हो गया बस करिए 1 करोड़ के ऊपर, एक्चुअली जो आपने खरीदी है या बेची है वो है 4 करोड़ के ऊपर, तो उसमें आप 1 करोड़ डिक्लेयर करते हैं तो बस आप पूरे 4 करोड़ करते हैं तो मैं यही बात बताने लगा। देखिए ना, ड्यूटी एंड टैक्सेज होते हैं इस तरह, तो अगर आप 4 करोड़ ज़्यादा डिक्लेयर करते हैं तो रजिस्ट्रार के पास भी अथॉरिटी होती है कि ड्यूटी उसने कम पे ली है, बाकी पे भी आपसे रिकवर कर सकता है। और इनके ये भी कह सकते हैं जैसे विद होल्डिंग कम हुई है तो आपसे रिकवरी हो सकती है, 161, 162 भी तो है, ठीक है। यूजुअली क्योंकि FBR ने एक थ्रेशोल्ड लिमिट दे दी है, उस लिमिट तक हो तो एक्सेप्टेबल है। उन्होंने 65 में कह दिया ना कि मिनिमम ये वैल्यू, इस वैल्यू तक जो है वो विद होल्डिंग हुई है, ठीक है। और दूसरी बात ये कि विद होल्डिंग फिर आपका आगे एडजस्टेबल या मिनिमम है, और फिर आपने ड्यू टैक्स भी दे देना है रिटर्न के साथ, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको उस पीरियड का जिससे विद होल्ड होनी थी और जिस डेट को आपने जमा कराया उसका डिफॉल्ट सरचार्ज हो सकता है, और वो भी विद होल्डिंग एजेंट पे होता है, टैक्स पेयर पे नहीं होता। कुछ समझे मेरी बात? जितना विद होल्डिंग एजेंट या कलेक्टिंग एजेंट ने कम डिडक्ट किया हुआ है, क्योंकि आपका अगर आपने वो ड्यू टैक्स, क्योंकि एडवांस टैक्स है, एडवांस टैक्स इज प्रोविजनल टैक्स, और ये प्रोविजनल टैक्स जो है इट ऑपरेट ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द टैक्स ईयर और बाद में इट कन्वर्ट इनटू ड्यू टैक्स। तो जब ड्यू टैक्स रिटर्न आपने फाइल की है तो आपने तो टैक्स दे दी है, आपकी लायबिलिटी तो फिनिश हो गई है, अब आपसे उससे एक्स्ट्रा नहीं लिया जा सकता। लेकिन विद होल्डिंग एजेंट या कलेक्टिंग एजेंट से डिफॉल्ट सरचार्ज जिस डेट को वो लायबल टू कलेक्ट था उस डेट को, और जिस दिन उसने कितना शार्ट किया और जिस डेट को आपने जमा किया, इस डिफरेंस पीरियड का लिया जा सकता है। क्लियर? 161 और 205 वो तो लिया जा सकता है, बाकी 111 111 अगर वो नहीं, वो मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट जब दे दिया है तो डिफरेंशियल पे जब आपने खुद डिस्क्लोज कर दिया है तो फिर जब आपने डिस्क्लोज की हायर वैल्यू तो फिर हायर वैल्यू ही का वाइट मनी शो करेंगे ना, वो तो करने अगर आपके पास वाइट है तो आप वही अलग करेंगे। वही नहीं, वाइट का मैटर आ गया 111 का, विद होल्डिंग वाला ये मैंने रिजॉल्व कर दिया आपको कि वो विद होल्डिंग जो एजेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। ये ज़्यादा अच्छा आर्गुमेंट है कि विद होल्डिंग ने इतना काटना तो उसने इतना काट लिया, हाँ। और हमारे जो ना बस अब उसमें क्या सर उसमें 236 के जो है उसके लिए फेयर मार्केट वैल्यू का लफ्ज है
236C के लिए कंसिडरेशन रिसीव्ड का लफ्ज़ वो दोनों ही कंसिडरेशन रिसीव को भी आप देखें तो वो भी आपको 68 में फेयर वैल्यू ही है। नहीं, कंसिडरेशन रिसीव्ड सी के लिए नहीं हैं? है, सी के लिए 68 में उस तरह नहीं है। उसे कंसिडरेशन की डेफिनेशन देख लेना, 7 कंसिडरेशन की डेफिनेशन देख लेना। कंसिडरेशन कितने है? 7 में है, वहाँ फेयर वैल्यू ही है, सर हम अपने मौजूद पे आ जाते हैं ये क्योंकि वो कंसिडरेशन और वो दोनों ही फेयर वैल्यू है। ठीक है ना, फेयर वैल्यू को करेंगे तो एट द टाइम आप परचेज भी है, एट द टाइम आप सेल भी है। कंसिडरेशन भी फेयर वैल्यू पे, आपने आगे डिस्पोजल की प्रॉपर्टी 2 लाख की, आप शो कर दें 1 लाख है, तो कंसिडरेशन रिसीव नहीं है, तो 2 लाख फेयर वैल्यू ट्रीट की जाएगी। क्लियर जी? सर हम मौजूद पे आ जाते हैं कि बात बड़ी और तरफ चली जाएगी। तो सबसे पहले आपने जो है वो MIS और पोर्टल से आपने वो लेना है, और उसके जितने आपने क्लेम करने, पहले एडजस्टेबल वाले, फिर आपके फाइनल, मिनिमम और सेपरेट ब्लॉक वाले, ये सारे फिल करने। फिल करने के बाद पोर्टल से देखें, अपने सर्टिफिकेट से देखें, सब क्लेम कर लें। तो सेकंड स्टेप आपने देखना है कि उसकी करस्पॉन्डिंग अमाउंट कहाँ कहाँ आपने शो की है। एक्सपेंस है या परचेजेज हैं तो देखेंगे जहाँ प्रॉफिट एंड लॉस है परचेज में शो किया है। सैलरी है तो देखें उतनी सैलरी आपने डाली है। इसी तरह इंपोर्ट है तो देखें उतनी इंपोर्ट डाली है कि नहीं डाली। रेंट है तो देखें उतना रेंट डाला है कि नहीं डाला। पेट्रोलियम प्रोडक्ट है वो देखें डाली कि नहीं। बैंक है तो वो बैंक डिस्क्लोज किया है कि नहीं। अगर आप ब्रोकरेज कमीशन है वो आपने डाली है कि नहीं। डिस्पोजल ऑफ प्रॉपर्टी है तो आप देखें मैंने वो प्रॉपर्टी की डिस्पोजल डाली है कि नहीं। परचेज ऑफ प्रॉपर्टी है उसको देखें। फंक्शन गैदरिंग है तो उसका देखें। एक्सपोर्ट आपने की हुई है तो उसका देखें। इस तरह सर्विसेज एक्सपोर्ट की तो उसका देखें कि वो उतनी आपने डिक्लेयर की कि नहीं। इस तरह फंक्शन गैदरिंग है या कोई शेयर है, डिविडेंड है, दूसरी चीज़ें जो है जितने भी आपने क्लेम किए हैं उसके कॉरस्पॉन्डिंग अमाउंट जो है, इनकम है, एक्सपेंस है, एसेट है या रेवेन्यू है, क्या चीज़ है उसको आपने डिक्लेयर करना है। तो मेरा ख्याल 5 बज गए तो नमाज का टाइम होने वाला है। तो बाकी कोई क्वेश्चन है तो ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट में हम 147 को डिटेल देखेंगे, फिर 148 को देखेंगे, फिर ऑनवर्ड जितने भी सेक्शंस हैं हर एक को इन डिटेल देखेंगे कि उसके नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन कौन कौन से हैं, उसमें आपका डिडक्टेबल या डिडक्टेबल इवेंट कब है, अमाउंट कितनी है, थ्रेशोल्ड लिमिट कितना है, कितनी एग्जम्पशन है, तो आपके उसके रेट क्या है, रेट क्या डिफरेंट ट्रांजैक्शन पे डिफरेंट रेट होंगे वो कहाँ है, फिर वो एडजस्टेबल है या वो आपका फाइनल है, मिनिमम है, सेपरेट ब्लॉक है उसको देखेंगे, फिर एग्जम्पशन वगैरह ये वो देखेंगे, फिर कॉन्सिक्वेंस वगैरह वो देखेंगे। क्लियर जी? सर एक मुख्तसर सा एडजस्टेबल टैक्स, मिनिमम टैक्स और फाइनल टैक्स का डिफरेंस क्या है लॉ के अंदर, यानी कि कांसेप्ट वाइज, सेक्शन वाइज नहीं, ताकि वो जो इसका हिस्सा बन। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जैसे एडवांस टैक्स है, जैसे एडवांस टैक्स सारा एडजस्टेबल है। इसका मिनिमम टैक्स से मुराद ये होती है कि इस ट्रांजैक्शन में जो कटा हुआ है, इस ट्रांजैक्शन में जो टैक्स बनना है, नॉर्मल टैक्स बनना है, वो इससे कम है तो ये मिनिमम है। ऐसे समझ लें कि अगर ट्रांजैक्शन जैसे सर्विसेज है, सर्विसेज आपने रेंडर की 2 लाख की, अब 2 लाख पे प्रॉफिट कोई आएगा तो उस पर एक नॉर्मल टैक्स बनता है। नॉर्मल टैक्स अगर आपका मिनिमम सपोज आपका 10% डिडक्ट हुआ है तो ये मिनिमम आपने टैक्स 10 देना है। अगर उस सर्विस से जो इनकम आती है वो उस पे जो टैक्स है वो 10% से ज़्यादा है तो वो चलेगा। अगर 10% से कम है तो फिर मिनिमम आपने 10% देना है। अगर आपने सपोज 8% दिया हुआ है तो 2% आपने और देना है। मिनिमम जो आपका टैक्स है रिलेटिंग टू दैट ट्रांजैक्शन वो इतना ज़रूरी है। मिनिमम से ये मुराद है कम अज़ कम आपने इतना टैक्स, उसकी जो नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम पे जो टैक्स है वो इससे कम है तो डिफरेंशियल आपने और देना है। अगर नॉर्मल इनकम में टैक्स इससे ज़्यादा है तो फिर ये ऑपरेट नहीं होगा। उस चीज़ पे मिनिमम आपने इतना देना है। जैसे सर्विसेज है, सर्विसेज पे आपका टैक्स ये आपका 10,000 कटा हुआ है लेकिन नॉर्मल टैक्स आपका 8,000 बनता है तो आपने 2,000 और देना है। लेकिन नॉर्मल टैक्स पे अगर 11,000 है तो आपने कुछ नहीं देना। कम अज़ कम आपने इतना टैक्स उसकी लायबिलिटी में बनना है। क्लियर जी? इसी तरह एडजस्ट नहीं होगा 1000 जो है नहीं एडजस्ट तो 10,000 ही होगा लेकिन वो डिफरेंशियल आपका नॉर्मल में निकलेगा, आप जमा कराएंगे। जो एक्सेस होगा वो किधर जाएगा? कौन सा एक्सेस? अगर नॉर्मल ज़्यादा है तो फिर वो टैक्स है आपका। तो ये सारा एडजस्ट हो जाएगा। ये सारा एडजस्ट हो के 1,000 एडिशनल आपको देना पड़ गया ना, नहीं समझे?
अगर आपने नॉर्मल टैक्स पे 11,000 बनता है और ये कटा आपका 10,000 है तो 10,000 एडजस्ट तो हो गया, तो 1,000 नॉर्मल का आपका और टैक्स देना पड़ गया ना। अगर 12,000 कट गया है 12,000 वो 1,000 किधर जाएगा? अगर 12,000 डिडक्ट हुआ सर, नहीं 12,000 क्या मतलब? 12,000 डिडक्ट हुआ है और बना 11,000 है, तो ऊपर वाला 1,000 मिनिमम के डिफरेंस में आ जाएगा और आपको रिफंड नहीं होगा। सही वो रिफंड नहीं होगा, कम से कम उस अमाउंट पे इतना टैक्स देना है आपने, उस अमाउंट पे, उस इनकम पे ये टैक्स है। 8,000 नहीं है फिर कितना है? 12,000। सही उस नॉर्मल इनकम पे जिस पे 8,000 बनता है, अब उसका टैक्स कितना है? 8,000 नहीं, वो 10,000 है जो कटा हुआ है, उस पे नॉर्मल टैक्स नहीं लगेगा, फिर ये मिनिमम होगा। अगर उस पे इस मिनिमम से ऑटोमेटिकली ज्यादा है 11,000 तो मिनिमम फिर एडजस्ट तो हो जाएगा, ऑपरेट नहीं करेगा। ये मिनिमम जो है फिर इंस्टेड ऑफ नॉर्मल मिनिमम ऑपरेट करेगा इफ नॉर्मल इज लेस देन मिनिमम। क्लियर? अगर नॉर्मल सर ये चीज ये कंफर्म कर दी, यानी कि जो मिनिमम है या फाइनल है इसका पहले सुन लेना बेटा, पहले मिनिमम को हम देख लें फिर फाइनल को भी देख लेते हैं ना। तो पहले तो मिनिमम ये है कि जिस ट्रांजैक्शन में कहा जाए ये मिनिमम है, तो नॉर्मल और मिनिमम को हम कंपैरिजन करेंगे। अगर नॉर्मल उसका काम है तो मिनिमम ही उसका नॉर्मल समझा जाएगा। ऐसे समझ लें कि अगर नॉर्मल उसकी इनकम कैलकुलेट करें, उसमें वो टैक्स जो आप कैलकुलेट करते हैं वो मिनिमम से कम है, तो फिर उसका उस ट्रांजैक्शन की अमाउंट का टैक्स पेबल कितना होगा जो मिनिमम है वो। अगर उसका नॉर्मल टैक्स इस मिनिमम लिमिट से बढ़ जाता है तो फिर वो नॉर्मल टैक्स ज्यादा वाला ही होगा, ये मिनिमम ऑपरेट नहीं करेगा, इसका एडजस्टमेंट होगा ये नॉर्मल का पार्ट ही। ये जो टैक्स डिडक्ट हुआ है ये नहीं कि ये डिडक्ट नहीं होगा या एडजस्टमेंट नहीं, एडजस्टमेंट मिलेगी, लेकिन आपको 10,000 की एडजस्टमेंट हो गई, ये जो ऊपर 1,000 बना है वो आपको देना पड़ेगा, वो लाइबिलिटी में निकल आएगा। हो सकता है रिफंड में एडजस्ट हो जाए, अदरवाइज हो जाए, उसकी लाइबिलिटी आपकी 11,000 होगी। अगर आपने इसका 8,000 नॉर्मल बनाए तो फिर 8,000 तो बना है, लेकिन उस अमाउंट का टैक्स एक्चुअल कितना होगा? 10,000 जो कटा है आपने जो किया है उस अमाउंट पर 8,000 टैक्स नहीं होगा, ये होगा। इसको कहते हैं मिनिमम। ये पोर्टल में एक चीज आ रही है कि जो हमारा ये जो टैक्स गुड्स के ऊपर या सर्विसेज के ऊपर विद हेल्ड होता है ना, वो नॉर्मली ऑटोमेटिकली सिस्टम में वो फैच हो जाता है एडजस्टेबल। एक चीज एडजस्टेबल में है पेमेंट फॉर गुड्स, और एक फाइनल में भी ये चीज है पेमेंट फॉर गुड्स की ना 153 में, ठीक। दोनों चीजें जो है वो उसमें एडजस्टेबल में ले जाता है, हालांकि ये फाइनल में आनी चाहिए, नहीं ये ऐसे मिनिमम में आनी चाहिए। नहीं, ऐसे नहीं बेटा, सर ऐसे मैं नहीं। हम्बल से गुजारिश करूं, नहीं। सिस्टम का ऑटो फेच करना कोई लॉ नहीं है। आपने अपने एक्चुअल ट्रांजैक्शन को जो सर इंशाल्लाह अगले लेक्चर मैं बताने लगा हूं, आपने खुद उसको पुट करना है कि ये मिनिमम है, फाइनल है या क्या है। जैसे मैं बताने लगा हूं, जैसे गुड्स ही है, गुड्स की सप्लाई लिस्टेड कंपनी ने की है तो एडजस्टेबल है, एओपी ने की है तो फाइनल है, कहीं वो मिनिमम भी है। वो हर एक डिफरेंट जो इंटिटी ऑफ टैक्सेशन है उसके लिए डिफरेंट है, समझे कि हर एक के लिए एक नहीं। जिसके लिए एडजस्टेबल है वो एडजस्टमेंट में जाएगा, जिसके लिए फाइनल है वो फाइनल में डालेगा, जिसके लिए वो मिनिमम है वो मिनिमम में डालेगा। इसलिए हर इंटिटी का अपना एक सिनेरियो है, ठीक है ना। कुछ चीज़ें जैसे स्टील सेक्टर है उसमें कुछ चीज़ें अगर उसको कहा हुआ है कि इसमें मिनिमम नहीं ऑपरेट करता नॉर्मल, तो वो तो नॉर्मल में चलेगा, इवन तो वो कंपनी नहीं है। तो इसलिए हर इंटिटी के लिए उन्होंने दोनों चीज़ें रखी है, मिनिमम में रखनी है, फाइनल में रखी है, एडजस्टेबल में रखी है। अगर आप कहेंगे सारा फाइनल, आपने तो जस्ट कह दिया ना, एक ब्लाइंड स्टेटमेंट दे दीजिए फाइनल में होना चाहिए, आप वो लिस्टेड कंपनी है उसमें तो एडजस्टेबल है, उसमें क्यों फाइनल हो। तो इसलिए लॉ में जिसको इंसेंटिव दिया गया है उसके मुताबिक करना है। फिर जी हर एक के लिए एक जैसा कानून नहीं है, ठीक है। जिसके लिए वो एडजस्टेबल है, लॉ में लिखा हुआ उसने एडजस्ट करना है, जिसके लिए लिखा हुआ है कि इसका मिनिमम है उसने मिनिमम करना है, जिसके लिए फाइनल है उसका फाइनल है, जिसके लिए सेपरेट ब्लॉक और फिक्स टैक्स है उसके लिए सेपरेट ब्लॉक है, वो वही डालेगा जिसका उसका रेलिवेंट होगा। एक ही चीज पे गुड्स पे आप अपना फाइनल डाल लेंगे, दूसरा बंदा मिनिमम डाले, तीसरा उसको एडजस्टमेंट डाले। तो इसलिए एक स्टैंडर्ड रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है, ठीक है जी। इसलिए लॉ ने दोनों चीजें वो वहां भी दिया है, वहां भी दिया, हर जगह दिया हो। सर मिनिमम के वाले से सवाल हो रहा है, मैंने 148 या 153 में मिनिमम दे दिया, है? मैंने 153 में मिनिमम दे दिया, क्या अब मेरी पहले हम फाइनल वाला कर लें, इसके बाद फिर इसको क्वेश्चन करते हैं। फाइनल में एक ट्रांजैक्शन है, उस पर जो जैसे एक्सपोर्ट है तो एक्सपोर्ट पे ट्रांजैक्शन के वो फाइनल है,
तो उतनी अमाउंट उसका नॉर्मल कम हो या ज़्यादा हो, मिनिमम जो भी हो, वो उसका फाइनल डिस्चार्ज है। उस पर कोई और टैक्स नहीं लेगा। उतनी उस ट्रांजैक्शन पे उतना, जैसे कोई एक्सपोर्ट है उस पर 1% है, तो उस एक्सपोर्ट का 1% फाइनल डिस्चार्ज है। अब 1% अगर उस पर विद होल्डिंग हो गई है तो आपका वो फाइनल डिस्चार्ज है। अगर उस पर एक की बजाय कम हुआ है, एक्चुअल 1 था, तो डिफरेंशियल आपने देना है। अगर एक की बजाय 1.5 डिडक्ट हो गया है, कलेक्ट हो गया है, तो जो एक्सेस हुआ है वो आपको वापस मिलेगा, वो रिफंडेबल हो। तो फाइनल के लिए वो रेट जो है वो आपका फिक्स है कि ये वाला फिक्स रेट है और इस ट्रांजैक्शन पे ये इतना कट जाए या आप दे दें, डिडक्टेड या कलेक्टेड या कलेक्टेबल या डिडक्टेबल का वर्ड है। अगर कम हुआ है तो आपने दे देना है, एक्सेस है तो आपको वापस मिल जाएगा। तो वो वाली अमाउंट उतना आपने टैक्स देना है। कलेक्टेड डेक्ट हो गया ठीक है, नहीं तो डिफरेंशियल आप देंगे तो वो उसकी फाइनल डिस्चार्ज होगी। ये फाइनल हो गया। इस तरह कुछ ट्रांसफर में फिक्स टैक्स है कि इस पे इतना आप फिक्स दे दें, तो उसका वो फिक्स लायबिलिटी जो है फाइनल डिस्चार्ज है। इसी तरह कुछ चीज़ों में सेपरेट बना के कि इसकी इनकम को आप नॉर्मल में से अलहदा करेंगे, उसमें ये रेट लगाएंगे, तो उसके लिए वो वाला होगा। क्लियर जी? आप बताएं। एट्रीब्यूटेबल इनकम जो है कुछ ट्रांजैक्शन में वो जैसे 154(1) है, उसमें अगर हम जो है वो एट्रीब्यूटेबल इनकम से ज़्यादा करते हैं, इम्प्यूटेबल इनकम से, हाँ जी, तो उसमें जो इम्प्यूटेबल या एट्रीब्यूटिव? इम्प्यूटेबल। हाँ, इम्प्यूटेबल और चीज़ है, एट्रीब्यूटेड और है। एट्रीब्यूटेड तो ऐसे है कि आपका फाइनल भी है, मिनिमम भी है और नॉर्मल भी है। तो जो आपकी सेल होगी आपको सेग्रीगेट कर देंगे कि ये टोटल सेल है, इसमें से इतनी आपकी फाइनल है, इतनी आपकी सेपरेट ब्लॉक है, इतनी फिक्स है, इतनी एग्जाम्प्ट है, इतनी नॉर्मल है। नॉर्मल में आप मिनिमम भी रखेंगे और नॉर्मल वाली भी रखेंगे, और नीचे आपकी टोटल इनकम आ जाएगी। इनकम को आप देखेंगे, जो नॉर्मल होगी उसके 2 हिस्से करेंगे। एक हिस्सा होगा मिनिमम वाला, एक हिस्सा होगा आपका नॉर्मल वाला। मिनिमम वाले में मिनिमम टैक्स का कंपैरिजन कर लेंगे। क्लियर जी? तो उसमें आपका मिनिमम देखेंगे नॉर्मल से ज़्यादा है या कम है। अगर आपका नॉर्मल टैक्स कम है, जितना मिनिमम है, तो उसका वो मिनिमम जी नॉर्मल समझा जाएगा। अगर अबाव है तो फिर मिनिमम एडजस्ट हो जाएगा, कोई नहीं, बाकी वाला नॉर्मल। अब फाइनल वाला जो है उसकी एक्सपेंस और चीज़ें अपॉर्चुनमेंट होगी, तो उसके अपॉर्चुनमेंट हो गए, जो उस पर होगा टैक्स वो आप दे देंगे। अब है आगे इम्प्यूटेबल इनकम। इम्प्यूटेबल इनकम यूजुअली ये समझी जाती है कि उसके लिए सेक्शन 111 में है, और या आपके सुपर टैक्स के लिए डिफाइंड है कि वो उसको अगर आप देख लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। पहले इम्प्यूटेबल इनकम से मुराद ये था कि आपने जो टैक्स दिया हुआ है उसकी, अगर आपका इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है, तो उसके जो वो टैक्स जिस अमाउंट में बनता है वो आपकी इनकम है। नॉर्मल में जैसे आपका रेट है 4 लाख तक या 6 लाख तक एग्जम्प्ट है, अगले वाले में ये है, अगले वाले में ये, अगले वाले में, अगर आपने इसको 10 लाख दिया हुआ है तो आप उस रेट से कैलकुलेट करें 10 लाख किस इनकम पे बनता है, तो वो आपकी इनकम है। चार्टर्ड अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट। अच्छा सुन लो, बताने लगा हूं। दूसरा जैसे कंपनी है, कंपनी में रेट क्या है, वो 30% है। आपका 10 लाख कटा हुआ है, 10 लाख को 30 से डिवाइड करें तो वो इनकम है स्ट्रेट वे। अगर एक ही रेट हो तो उससे डिवाइड करें तो वो इनकम है। ये समझे कि उस इनकम तक वो डिस्क्लोज करे। उससे अबाउट डिस्क्लोज करेगा तो फिर आपसे उसकी आपके नेचर सोर्स पूछी जा सकती है, या आपको कहा जा सकता है या आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफिकेट दें ताकि उसको वेरीफाई कर दे, फिर उसको मान लेंगे अगर अबव देन दैट आपने किया हुआ है। अच्छा, ऑडिट रिपोर्ट साथ ही सबमिट करेंगे। जब अकाउंट करेंगे तो कंपनी शंपनी के लिए तो ज़रूरी है। एओपी इंडिविजुअल में यूजुअली चार्ट अकाउंट नहीं होते, तो उसमें अगर आपकी वो एक्सेस है तो उसको आप रिपोर्ट करेंगे। तो पहले हम इम्प्यूटेबल को आज पढ़ लेते हैं, ताकि पुराने दौर में तो ये था कि वो टैक्स जो है उस पर कितनी इनकम बनती, जो आपका टैक्स डिडक्ट या कलेक्ट हुआ है वो कितनी इनकम पे एक्चुअल टैक्स है। ठीक है जी, जो एक्चुअल लायबल नॉर्मल टैक्स लायबल इनकम है वो कितनी इनकम पे ये टैक्स था। लेकिन अब कुछ डेफिनेशन थोड़ी सी हटके है, 2 में है। हर चीज के ऊपर टैक्स देना है। वो तो है ही, उसमें तो देखें हमारे टैक्स में नॉर्मल है, मिनिमम है, फाइनल है, फिक्स है, इनकम नहीं है तो तब भी टैक्स है। ठीक है ना? तो उसमें तो यहाँ हमारा लॉ जो है वो एक किस्म का डीमिंग लॉ है, हर चीज़ को डीम किया जाता है। प्रेजेंटिव लॉ है,
तो उसमें इनकम शिम का इतना रौला नहीं, जिसको चाहे लेजर ट्रीट कर सकते। हाँ, इम्प्यूटेबल इनकम इन रिलेशन टू एन अमाउंट सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स, तो ये सिर्फ फाइनल टैक्स मीन्स द इनकम विच वुड हैव बीन रिजल्टेड इन द सेम टैक्स ईयर हैड दिस अमाउंट नॉट बीन सब्जेक्ट टू फाइनल टैक्स। ये है कि अगर कोई अमाउंट आपकी सब्जेक्ट टू टैक्स है, फाइनल टैक्स है, अगर वो फाइनल टैक्स ना होती तो नॉर्मल होती तो उस पर जितना टैक्स बनना था वो इम्प्यूटेबल है। ठीक है, अगर आप फाइनल को भूल जाएं तो वो नॉर्मल इनकम पे ये जो टैक्स हुआ है वो नॉर्मल पे कितना है। ठीक है, तो नॉर्मल ये टैक्स से रिवर्स वर्किंग करेंगे तो हर एंटिटी के लिए अपना होगा। इंडिविजुअल है तो उसके अपने रेट हैं, एओपी है तो अपने रेट हैं, और कंपनी है तो अपने रेट है। सवाल वही था कि 11(4)(a) के जो प्रोविजो है उसको फिर हम आगे पढ़ लेते हैं। पहले तो ये बात होगी जो आपका, पहली बात तो है कि टैक्स आपका फाइनल टैक्स हो, मिनिमम की बात नहीं है, नॉर्मल की नहीं है। जिस ट्रांजैक्शन पे आपका फाइनल टैक्स है वो लाभ है, तो उस पे जो टैक्स फाइनल टैक्स वाला डिडक्ट, जिस रेट डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है या आपने पे कर दिया है, डिडक्टेबल है, कलेक्टेबल है या डिडक्टेड है, कलेक्टेड है, वो अमाउंट जो है, जैसे एक्सपोर्ट पे 1% है सपोज, तो 1% जो है आपका, इतनी अमाउंट आपका डिडक्ट या कलेक्ट या आपने पे किया है, तो वो नॉर्मल में होता तो वो किस इनकम पे होता, तो वो इनकम आपने, कंपनी है तो इसी टैक्स को आप 30 से डिवाइड कर लें, अगर स्मॉल कंपनी है तो 25 रेट है तो 25 से डिवाइड कर लें, और एओपी है तो उसके स्लैब है उसमें फिट कर दें कि टोटल ये वाला है, एक साइड पे इनकम रखते जाएं और एक साइड पे टैक्स कैलकुलेट का आखिरी जो हो उसको आखिरी रेट से डिफरेंशियल को डिवाइड कर लें, तो आपकी एक साइड पे इनकम आ जाएगी, एक पे टैक्स बराबर हो जाए। इंडिविजुअल भी आप ऐसे, सैलरी वाले को भी उसी तरह आप कर सकते हैं कि इस टैक्स पे उसकी कितनी सैलरी बनती। क्लियर जी, ये तो ये बात होगी। अब ये है कि आपको इस जो नॉर्मल इनकम बनती है आपकी, उससे अगर आप इनकम ज़्यादा डिस्क्लोज करते हैं तो फिर आपके लिए 111(4) खोलें उसको बेटा, 111(4), फिर आपको क्योंकि नोटिस आ सकते हैं, लेकिन वो कहेंगे अगर आप चार्ट अकाउंटेंट का सर्टिफिकेट दे देंगे, वो आपकी कहेंगे आपका एक्चुअल प्रॉफिट है ही इतना, तो उस सिचुएशन में फिर आपको नेचर सोर्स नहीं पूछेंगे। साथ ही देना है या बाद में जब नोटिस आएगा तब दे सकते हैं? जी वैसे तो कभी भी दे सकते हैं, कोई जरूरत नहीं पहले दें, जब नोटिस दे उस वक्त भी आप दे सकते हैं, वो एक फॉर्मेलिटी है। अनलेस सेंट्रल उसमें स्पेसिफिकली लिख रहा हो कि नहीं भी पहले ही देना है तो फिर आप ना दें, फिर भी बाद में हो सकता है किसी स्टेज पे आप टर्मिनल में नीचे से ऊपर भी दे सकते। किधर है बेटा? नीचे है, इसके नीचे और ये वाला, ये 4 है। Where taxpayer, while explaining the nature and source of any amount referred to in subsection 1, take into account any source of income which is subject to final tax under any provision of the ordinance, the taxpayer shall not be entitled to take credit of any sum as is in excess of imputable income। अभी हमने imputable income पढ़ी है कि जो उस टैक्स, फाइनल टैक्स जो आपने दिया है उसकी रिजल्टेंट इनकम कितनी है, उससे अगर आप अबव नेचर सोर्स क्लेम करते हैं तो उस सिचुएशन में unless the excess amount is reasonably, नंबर 1 कि वो reasonableness attribute, reasonably attributed the business activity subject to final tax, कि वो बिजनेस से ही ड्राइव होती हो, उससे जो यूजुअल इनकम है उससे वो आई हो, उससे रीजनेबली उस बिजनेस एक्टिविटी आपकी कनेक्टेड हो और रेलेवेंसी उसकी हो। ये ना कि वैसे ही आपने शो कर दी उससे ड्राइव ही ना हो सकती हो, या पैरेलल केस में या दूसरे उतना लेवल जब मार्जिन ऑफ इनकम ही ना हो, ये ना हो कि रेलेवेंसी और लायबिलिटी और रीजनेबिलिटी उसके साथ उसकी हो। पहली कंडीशन ये है कि ये इंडिपेंडेंट कंडीशन है। सर्टिफिकेट जो है वो सेकेंडरी कंडीशन है। पहली कंडीशन रीजनेबिलिटी है कि जो आपने इनकम, एक्सेस इनकम शो कर रहे हैं ओवर एंड द इम्प्यूटेबल इनकम, वो आपकी उस बिजनेस एक्टिविटी से कनेक्टिव हो, रेलेवेंट हो, राइवल हो और रैशनल हो। क्लियर जी, तो जस्टिफाइड हो। reasonably attributed business subject to final tax and the taxpayer furnish financial statement and account duly audited by a chartered accountant। दो कंडीशन है, reasonably और justifiably attributed to your business, दूसरा आप फर्निश करें फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटेड अकाउंट, बैलेंस शीट फ्रॉम द ऑडिटर, तो देन दो कंडीशन आप फुलफिल करेंगे तो देन ओवर एंड अबव द इम्प्यूटेबल इनकम आप क्लेम कर सकते हैं, उसका फिर नेचर सोर्स नहीं पता, अदरवाइज फिर वो एडिशन हो जाएगी। क्लियर? इसमें ये नीचे है, इसमें ये नहीं है कि कब आपने देना है, वर्ड लिखा हुआ फर्निशिंग, जस्ट ये वही मैंने कहा ना, इसमें टाइमिंग नहीं लिखी कि कब फर्निश करें। नोटिस आएगा तो फर्निश कर
एक आप रिटर्न फाइल करते हैं, रिटर्न में आपको 120(3) का नोट देते हैं कि आप ये फार्निश नहीं किया तो उस वक्त कर दें। वैसे भी कोई भी रिटर्न में कोई भी आपकी डेफिशिएंसी की चीज़ें हों तो 120(3) का नोट देना होता है ना उन्होंने, अदरवाइज भी कोई चीज़ अटैच नहीं की तो वो 120(3) का देंगे, उसमें आप फर्निश कर दें। ना फर्निश करेंगे 15 दिन में तो वो डीम टू भी आपकी ऐसे होगी जैसे आपने फाइल ही नहीं की, ठीक है। और वो 6 माह है फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर, उसके बाद वो डेफिशिएंसी मांग ही नहीं सकता, ठीक है जी। 120(3), 4, 5, 6 जो है उसके मुताबिक 7 दे दें अच्छी बात है, ना दें तो 120(3) का नोट्स आ जाएगा। उस रिस्पांस में 15 दिन 30 दिन में दे दें, अगर फिर भी नहीं दी आपने तो फिर रिटर्न ही नहीं फाइल हुई आपकी, समझ लें, ठीक है ना। अगर आप और वो टाइम गुजर गया है फ्रॉम द एंड ऑफ दैट ईयर से लेके अगर 6 माह जो साल तक नहीं किए तो फिर उसके बाद वो मांग ही नहीं सकते। 111 के बाद में आता भी है तो उसमें भी दी जा सकती 11 का नोटिस आता है, वो कहे जी आपने ये नहीं दिया, आप उसको दे दें। दोनों चीज़ें आपने एस्टेब्लिश करनी है, सिर्फ अकाउंट नहीं। आपने रीजन है, वो कहेगा अकाउंट तो ठीक है, रीजनेबली एट्रीब्यूटेड नहीं है। बेसिकली ये एक्सपोर्टर के पर काटेंगे नहीं वो किसी को नुकसान नहीं। ये पहले भी था, आज कोई नया नहीं आया, पर वो कर ले ना। ये पहले ये बेसिकली रास्ता नहीं है, ऐसे समझ लें पहले ये ऑलरेडी बिफोर कोर्ट्स ये चीज़ें आ चुकी हैं। पहले ये ATC ATB उसमें होता था, तो पुराना लॉ 79 वाला था, तो और अलाई कॉटन में ये कोर्ट में आया था कि क्या ये वाली इम्प्यूटेबल इनकम से ओवर कोई क्लेम कर सकता है कि नहीं कर सकता। तो कोर्ट ने होल्ड किया जी हर कोई कर सकता है, लेकिन वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इसको सपोर्ट करे। तो इसलिए ये कोई लॉ रूल नहीं है। अगर एक किसी बंदे की इनकम ज़्यादा है तो वाइट क्यों नहीं कर सकता जब उसने टैक्स दे दिया है। जब आपने फाइनल किया, प्रेजेंट किया है तो इनकम ज़्यादा है तो ज़्यादा करे, कम है तो कम करे। तो इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे होना चाहिए। ये वाला रूल रेगुलेशन जो है कि एक्सेस क्लेम नहीं कर सकता, वो कोर्ट ने ख़त्म कर दिया था। उसके बाद 169 में ये नया ऑर्डिनेंस आया तो उसमें भी 1-2 साल रहा, 2001-2 में, फिर इसको मिट कर दिया गया हमेशा के लिए कि नहीं भी जितनी मर्जी शो करो, जो आपकी इनकम है जो बुक्स में है वो रहेगी। और ये इम्प्यूटेबल वाला कंसेप्ट खत्म था। फिर सुपर टैक्स आया 2-3 साल पहले, तो फिर इम्प्यूटेबल को दोबारा डिफाइन किया गया। अब इस साल 2022 या 23 में दोबारा 111 में इसको ले आए, ठीक है। तो अब 2011 में ये इस तरह आ गया, इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर दिया गया कि रीजनेबल हो और दूसरा आपका ऑडिटेड अकाउंट। क्लियर जी। पहले ये दोनों की रीजनेबिलिटी और ये नहीं थी, पहले एक्सेस सारा का सारा ही ऐड होता था। अब उन्होंने रैशनलाइज कर दिया कि रीजनेबली एट्रीब्यूटेड टू रियल बिजनेस हो और सर्टिफिकेट दे ले। क्लियर। 153 का मेरा सप्लाई पे 4.5% टैक्स कटा हुआ है जो मिनिमम है, तो क्या उसके बाद मैंने 113 का मिनिमम भी देना है, या जब मेरा एक्सेस टैक्स ऑलरेडी विदहेल्ड हो चुका है तो मुझे 113 का टैक्स उस टर्नओवर पे नहीं देना, क्योंकि वो फाइनल नहीं रहा? नहीं, मिनिमम और चीज़ है, मिनिमम है पार्ट ऑफ नॉर्मल, और जो टर्नओवर 113 का है उसमें से आप टर्नओवर की डेफिनेशन देखें, उसमें से कुछ एक्सक्लूजन है, तो उसमें मिनिमम एक्सक्लूजन नहीं है, जिसपे फाइनल वाली टर्नओवर है वो एक्सक्लूडेड है। वो एक्सक्लूजन वाली बात ठीक होगी। अब सवाल ये है कि मैं तो 4.5% ऑलरेडी दे चुका हूँ, मेरी 10 करोड़ सेल थी, 4.5 वो दोबारा 1.25% वहाँ पे देना है जी, देना है आपने। टर्नओवर जो टैक्स है वो ओवरऑल टोटल सेल नॉर्मल सेल पे है, ठीक है, इंक्लूड ये मिनिमम। ये मिनिमम टैक्स जो है वो इनकम का मिनिमम है, ठीक है, वो ये एक ट्रांजैक्शन का है, वो ग्लोबल टर्नओवर का है। तो इसलिए वो आपने ये दे भी दिया है, तो दैट ये सेल जिसका आपने मिनिमम दिया है इट आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ द टर्नओवर अनलेस एंटर लाइक फाइनल टैक्स वाली टर्नओवर एक्सक्लूडेड है, ये एक्सक्लूड ना हो तो ये उसका पार्ट बनेगी। तब तक ये पार्ट बन सकते हैं, तब तक इसमें टैक्स लग सकता है। जी जी लग रहा है, इसमें आप टर्नओवर की डेफिनेशन देखें ना। नहीं है सर, ये तो नहीं है, है दिखाएं ना नीचे है जी 113 लॉ में, तो वी हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द लॉ ना। मिनिमम वाले को कह दे जिसपे मिनिमम है टर्नओवर पे सर्विसेज पे वो एक्सक्लूड करना है तो एक्सक्लूड हो जाएगा। ये टर्नओवर, ये टर्नओवर मीन ग्रॉस सेल और ग्रॉस रिसीट। एक्सक्लूड जो एक्सक्लूड करनी है इसमें लिखी हुई है, ये क्या है, एक्सक्लूसिव ऑफ सेल टैक्स एंड फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एनी ट्रेड डिस्काउंट शोन ऑन द इनवॉइस बिल और ड्राइव फ्रॉम द सेल ऑफ गुड एंड आल्सो एक्सक्लूडिंग एनी अमाउंट टेकन एज ए डीम्ड इनकम एंड इज एज ए फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स फॉर विच टैक्स इज ऑलरेडी पेड और पेएबल। यहाँ मिनिमम नहीं है,
मिनिमम होता तो वो भी कर देते, ठीक है। जब मिनिमम वाला नहीं है तो इसलिए वो ऐड होगी, उस पर टैक्स लगे। आगे आ जाए। इसमें एक सवाल और है, अगर इसी जगह पे अब 7E का टैक्स आ गया, वो डीम्ड इनकम है। 7E वाला जो टैक्स है वो डीम्ड इनकम है। अब वो उसमें कोई भी डीम्ड इनकम निकालेगी, क्या वो इसके अंदर शामिल हो जाएगी? भाई वहाँ तो इमूल प्रॉपर्टी है, यहाँ पे टर्नओवर की बात यहाँ टर्नओवर बाप की जो ग्रास सेल गुड्स है वो इमूल प्रॉपर्टी, यहाँ गुड्स इमूल प्रॉपर्टी नहीं होती। इनकम और फाइनल डिस्चार्ज वाले उनका भी जिक्र है ना, क्या है जो फाइनल डिस्चार्ज वो गुड्स की बात है, जो आपने गुड्स डिस्पोज ऑफ। सुन लेना पहले एक बात, यहाँ पहली बात हुई है कि ग्रॉस सेल रिसीट एनी ट्रेजर शोन ऑन द इनवॉइस बिल ड्राइव फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स। पहली बात तो इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं होती, ठीक है। यहाँ बात है गुड्स की। गुड्स होती है जो मूवेबल और टेंजिबल हो, आप टच कर सकें और मूव कर सकें। इमूवेबल प्रॉपर्टी वो 7E जो है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है विच इज टेंजिबल बट कैन नॉट बी मूव फ्रॉम। लैंड को आप यहाँ से उठा के वहाँ नहीं ले जा सकते, इसलिए दैट इज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ गुड्स, तो वो गुड्स नहीं है। यहाँ पहली बात जो है से है हर चीज शामिल नहीं, हर इनकम इसमें यहाँ सेल ऑफ गुड्स की रिसीट या ग्रास टर्नओवर की बात है, क्लियर जी। उसकी बात है, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी भी शामिल है, उसको भी मैं बताता हूँ कहाँ है, ठीक है। तो यहाँ पहली बात जो है ये उसकी है, लेकिन वो भी जो आप वहाँ वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो आपकी वेल्थ में होगी। जो आप बाइंग सेलिंग करते हैं वो उसमें नहीं आती, वो 7E में, ठीक है। जो आप ट्रेडिंग करते हैं बाइंग सेलिंग रियल एस्टेट वाली, वो उसमें नहीं आती। वो तो आपके पास फिक्स एसेट है, आपके वेल्थ में एसेट्स हैं किसी लिमिट से ज़्यादा है और अदर देन मूवेबल ये वो, तो उस पर वो 7E है। वो इस पर नहीं है जो आपके बाइंग सेलिंग प्रॉपर्टी करते हैं, जो नॉर्मल आपके रियल एस्टेट जैसे है उन पर नहीं है। और यहाँ बात है सेल ऑफ गुड्स एंड आल्सो एक्सक्लूडिंग एनी अमाउंट टेकन एज डीम्ड इनकम एंड इज असेस्ड एज। ये दो चीजें, एक्सक्लूडिंग एनी अमाउंट टेकन एज डीम एंड इज असेस्ड, दो चीजें। पहले डीम्ड हो फिर वो फाइनल में हो, ठीक है। ये फाइनल के साथ एसोसिएटेड, डीम्ड भी हो और फाइनल भी हो, तो वो वाली जो है दैट इज एक्सक्लूड। इस तरह ये फीस, दूसरा है फीस के मतलब फीस ऑफ ग्रास रेंडरिंग सर्विसेज बेनिफिट इंक्लूडिंग कमीशन एक्सेप्ट कवर बाय द फाइनल डिस्चार्ज ऑफ टैक्स लायबिलिटी। तो इसमें सारों में फाइनल डिस्चार्ज है, मिनिमम एक्सक्लूडेड नहीं। फिर ग्रास रीड फ्रॉम एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट कवर बाय फाइनल डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटी फॉर विच टैक्सेस सेपरेटली पेड एंड पेएबल। तो तीन चीजें। आगे और भी हो, एक और भी हेड था, कंपनी शेयर ऑफ अमाउंट स्टेटेड अबव बाई एनी एओपी से जो शेयर आएगा उसको भी इसका पार्ट बनाया गया है। तो इसके बाद पीछे सेक्शन लाए, इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी अब उन्होंने इसमें डाला है, पीछे एक्सप्लेनेशन हो गई। पिछले सेक्शन सब सेक्शन 2 देखें। वो तो उन्होंने डाला था जो सेल परचेज वाले हैं, और नहीं अभी, हाँ वही सेल परचेज वहाँ टर्नओवर आ जाएगी। यहाँ गुड्स में कवर नहीं था ना, हमने कहा भी गुड सर्विसेज में नहीं है, तो उन्होंने ऐसा एक्सप्लेनेशन करके इमूवेबल प्रॉपर्टी को भी डाला है कि जहाँ बाइंग सेलिंग आप इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हो तो वो भी टर्नओवर में शामिल करना है। जहाँ बिजनेस होगा ये है, ये वाली 2 का है। फर्दर रिमूवल ऑफ, ये 2022 में मेरा भाई की बाई में कहीं है। इट इज क्लैरिफाइड डेफिनेट टर्नओवर कवर्स द रिसीट फ्रॉम ऑल बिजनेस एक्टिविटी इन लाइन विद द एक्सपेक्टेड टर्नओवर फ्रॉम ऑल सोर्सेज यूज्ड इन सबसेक्शन 1 इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड रिसीट फ्रॉम सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर सच रिसीव्ड टैक्सेस अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम बिजनेस। अगर बाय सेलिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी करते हैं तो फिर वो भी शामिल होगी, अदरवाइज वहाँ गुड्स में शामिल नहीं है, यहाँ अब शामिल किया है। क्लियर, थैंक यू वेरी मच। मैं इंतहाई मशकूर हूँ तमाम दोस्तों का जो आज तशरीफ़ लाए, और अभी जो एडवांस टैक्सेस के हवाले से, विद होल्डिंग्स के हवाले से आज इसका पहला लेक्चर है और इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे सेक्शन वाइज जैसा कि सर ने कहा। तो अगले लेक्चर तक के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।